Good evening, everyone. Am I audible and visible? सर आज जम रहे हैं ऑडियो वीडियो और सब। ओके ओके, बधाई हो आपको डीके दुबे, आप एग्जाम देने के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। थैंक यू सर। आप बस जो थोड़ा सा हम लोग को बता दीजिए क्या पढ़ना है। जी, कल से क्लास चलेगी। जिन जो लोग भी सिलेक्ट हो गए हैं रूटीन एग्जाम के लिए, कल से चलेगी। आप लोग का आंसर राइटिंग बताया जाएगा, कैसे लिखना है उस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कल से ज्वाइन कीजिएगा, अलग से क्लास चलेगी उसकी। जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं सभी को करनी है। और टेंशन मत लीजिए, इसमें हो जाएगा। इसमें सिलेक्शन हो गया तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। और जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ वो उनके हाथ में था ही नहीं है, क्योंकि ऐसी क्राइटेरियाज लगी हुई थी कि इवन रिसेंट पास्ट के भी जो परफॉर्मेंस है, बस वही बेसिस नहीं था। आपका 10 से लेकर के अभी तक का परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं वो सब भी शामिल थी। इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें ना सिलेक्ट होने के या होने के। लेकिन इसमें हो गया तो अब कर लेना है। चलिए, कोई डाउट है? कल हम लोग क्या पढ़े हुए थे? किडनैपिंग, अबडक्शन। आज हम लोग रेप पढ़ने वाले हैं। संभवी, सुग्रीव, रोहित मिश्रा, कोई डाउट आप लोग का? मोक्षदा, प्रीति पांडे, मारमयंक, किसी का कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके ओके ओके, कुमार मयंक, एससी अग्रवाल इज वेटिंग इन द लॉबी। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेप, हम लोग किडनैपिंग अबडक्शन पढ़े हुए थे लास्ट क्लास में, अब रेप स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज्यादा देर क्लास नहीं चलेगी, हम लोग रेप की डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करके रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेप कंप्लीट करेंगे। आज कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि ज्यादा देर तक क्लास चलेगी नहीं, कुछ अदर्स काम भी है। लेकिन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आईपीसी में क्या सेक्शन था रेप का? आईपीसी में बताए जल्दी से कोई। 375। क्या बोला आपने? 375 बोला या 376 बोला? 375 सर। 75। ओके ओके, 375 आईपीसी। और बीएनएस में 63। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 63 बीएनएस और 375 आईपीसी रेप को डिफाइन करता है। रेप को डिफाइन करता है, पनिशमेंट वाली सेक्शन ये नहीं है। बहुत बढ़िया सौम्या, 63 बिल्कुल सही। सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ रेप। इसके पनिशमेंट के आगे के सेक्शन से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन देखना है। तो 4 पार्ट में डिफाइन किया गया है रेप को। सबसे पहले बात की गई है पेनिट्रेशन की, फिर बात की गई है इंसर्शन की, फिर मैनिपुलेशन की, बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? सर थोड़ा सा ब्लर्ड आ रहा है। सबको ब्लर आ रहा है क्या? तो नेटवर्क इशू नहीं है। डीके दुबे आप बताएं। सही तो है सर अभी तो। ओके ओके, रीजॉइन कर लेते हैं सर एक बार। हाँ हाँ, कर रिज्वाइन सही हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क इधर पूरी है तो ब्लर नहीं आनी चाहिए। धीरज, अभी कुछ हम लोग डिस्कस नहीं किए हुए हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेप। रेप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस। डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेप। रेप का डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी। तो चार पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है किसको? रेप के डेफिनेशन को। सबसे पहले पेनिट्रेशन की बात की गई है। तो पेनिट्रेशन, बस पेनिस की पेनिट्रेशन की बात की गई है इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस एंड माउथ।
चलिए पहले हम लोग ऊपर वाली दो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेनिट्रेशन की बात की गई है। रोहित मिश्रा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले पेनिट्रेशन की बात की गई है। अगर कोई मेल, सबसे पहले रेप जो है मेल कमिट कर सकती है या फीमेल भी कमिट कर सकती है? कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, क्या फीमेल रेप का ऑफेंस कमिट कर सकती है? नो सर। ओके, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मेल ही बस कर सकता है, मेल, ठीक है। तो ओनली मैन कैन कमिट ऑफेंस ऑफ रेप। तो जो भी मेल वो पेनिट्रेशन करेगा, पेनिट्रेशन बस पेनिस की पेनिट्रेशन की बात की गई और किसी चीज की नहीं। मैं पहला अभी पार्ट की बात कर रहा हूं, पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू 4 वजाइना, यूरेथ्रा, एनस एंड माउथ। इसमें माउथ एक्स्ट्रा है जो कि बाकियों में नहीं रहेगा। तो पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू 4 वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और माउथ कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। बहुत बहुत लेट तक आप लोग आते रहते हैं, डिस्टरबेंस होती है। तो पेनिट्रेशन पेनिस याद कर लीजिए डेफिनेशन हमेशा के लिए, और 4 वजाइना, यूरेथ्रा, एनस एंड माउथ, इनमें से किसी में भी आइदर ऑफ ऑल, किसी में भी अगर पेनिट्रेशन होगी ऑफ पेनिस तो रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। दूसरा है इंसर्शन। ये पेनिट्रेशन था, पेनिट्रेशन पेनिस का हो सकता है, इंसर्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या एनी अदर बॉडी पार्ट का। यहाँ मैंने बॉडी पार्ट लिखा हुआ है, एनी अदर बॉडी पार्ट ऑफ द मेल एक्सेप्ट ऑफ पेनिस, क्योंकि वो पेनिस यहाँ पे कवर हो चुका है ऊपर वाले डिफिनेशन में। एक्सेप्ट ऑफ पेनिस एनी अदर बॉडी पार्ट ऑफ द मेल और एनी अदर ऑब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी पार्ट ऑफ द मेल एक्सेप्ट ऑफ द पेनिस का अगर इंसर्शन किया जाए इनटू दीज 3 तो रेप कॉन्स्टिट्यूट होगा। वजाइना, यूरेथ्रा, एनस। यहाँ पे क्या ओमिट कर दिया गया है? माउथ को ओमिट कर दिया गया है। ऊपर वाले में माउथ था जो कि बाकी में नहीं आएगा। पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू द माउथ इज constitute the offense of rape, but insertion of any object or any other body part of the male into the mouth does not constitute the offense of rape। तो ये ऊपर वाले फर्स्ट में ही बस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इंसर्शन भी आप देख लिया कि एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट ऑफ द मेल, कोई भी दूसरा बॉडी पार्ट जिसका अगर इंसर्ट किया जाए इन तीनों में तो रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को हम लोग अलग से देखेंगे। चलिए हम लोग पहले चौथे को डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाइंग माउथ, एप्लीकेशन ऑफ माउथ इनटू, फिर हो जाएगा वजाइना, यूरेथ्रा, एनस। देखिए एप्लीकेशन ऑफ माउथ मेल का, एप्लीकेशन ऑफ माउथ इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा और एनस, ये भी रेप को कंस्टिट्यूट करता है। तो ये 4 पार्ट में डिफिनीशन है। पेनिट्रेशन है पहला, इंसर्शन है, मैनिपुलेशन है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा ब्रॉड टर्म है इसलिए हम लोग उसको अलग से डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ माउथ, एप्लीकेशन ऑफ माउथ इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा और एनस। फिर इंसर्शन भी था ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा और एनस, या आइदर पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और माउथ। इसी में बस माउथ है, बाकी किसी में नहीं है। ये रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है मैनिपुलेशन की, हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें किसी को दिक्कत है? मैनिपुलेशन वाली पार्ट छोड़कर इनमें और इनमें किसी को कोई डाउट? पेनिट्रेशन, मैनिपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ माउथ, इन तीनों पार्ट में किसी को कोई डाउट? उपैर, डीके दुबे बोलिए। नो सर। ओके, इंसर्शन में डाउट धीरज पाठक ने लिखा है। देखिए धीरज पाठक, पहला जो था पेनिट्रेशन की बात की गई थी, दूसरा इंसर्शन की बात की जा रही है। पेनिट्रेशन जो है वो बस पेनिस की पेनिट्रेशन की बात की गई है, अदर चीजों की नहीं। लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज, एनी अदर ऑब्जेक्ट को ले ले या एनी अदर मेल बॉडी पार्ट, एनी अदर, फॉर एग्जांपल फिंगर, एनी अदर मेल बॉडी पार्ट का इंसर्शन इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा और एनस, वो रेप का ऑफेंस कंस्टिट्यूट करेगा। डीके दुबे आप माइक ऑफ कर लीजिए। थोड़ा सा कोई आ गया। ओके ठीक है। तो धीरज देखिए ध्यान से, इंसर्शन की बात की गई है, किस चीज के इंसर्शन की बात की गई है? कोई भी अदर ऑब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के अलावा कोई भी अदर ऑब्जेक्ट।
या ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी। तो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में बस एक ही चीज एक्सक्लूडेड है, पेनिस, क्योंकि वो ऊपर वाले डिफिनीशन में एक्सक्लूसिवली दिया गया है, एक्सक्लूसिवली फर्स्ट वाली पार्ट उसको कवर कर रही है। तो उसके अलावा कोई भी अदर बॉडी पार्ट का इंसर्शन या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट का इंसर्शन इनटू द वजाइना, एनस और यूरेथ्रा ऑफ दैट वीमेन कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। धीरज पाठक समझ में आया इंसर्शन वाली पॉइंट? किसी और को कोई डाउट? किसी और को कोई डाउट इन तीनों पॉइंट में? मैनिपुलेशन बस छोड़ करके, क्योंकि अभी तो मैं वो बताया ही नहीं हूं। किसी और को कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम लोग मैनिपुलेशन डिस्कस करें। अब जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है, इसको हम लिख सकते हैं, रेप बाय मैनिपुलेशन। ठीक है, रेप बाय मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करके कैसे रेप किया जा सकता है। तो ये कहता है, ये बहुत ब्रॉड बना दिया, ऑलरेडी रेप की डिफिनीशन जो है बहुत ब्रॉड है। इस तरह से डिफाइन किया गया है, स्पेशली जो अमेंडमेंट हुई थी 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें, उसके बाद से इतना ब्रॉड किया गया है डिफिनीशन को कि सारे चीज, सारे एंगल कवर हो जाए, कुछ भी बचे ना, किसी तरह से कोई एम्बिग्युइटी ना रह जाए, कोई किसी भी एम्बिग्युइटी का फायदा ना उठा ले, बेनिफिट ना उठा ले कोई एक्यूज्ड। इसलिए डेफिनेशन को वाइड एनफ कर दिया गया हुआ है। तो मैनिपुलेशन वाली पार्ट क्या कहती है? कहती है कि किसी भी फीमेल बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेटिंग एनी फीमेल बॉडी पार्ट सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन। इसका मतलब हो सकता है कि मेल डायरेक्टली खुद पेनिट्रेट ना कर रहा हो, खुद से ना ही खुद पेनिट्रेट कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट को, ना ही अपनी बॉडी पार्ट्स को पेनिट्रेट कर रहा हो, बट वो मेल क्या कर रहा है, फीमेल पार्ट को ही मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन हो रही है। ये बहुत तरीके से किया जा सकता है, कई तरह की सिचुएशन से राइज हो सकती है कि जो मेल है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट ना करके इनडायरेक्टली मैनिपुलेशन के थ्रू, मैनिपुलेशन के वाया कॉज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेल जो है वो फीमेल ग्रैब किए हुए है एंड ही इज सेइंग दैट फीमेल टू पेनिट्रेट हर बॉडी पार्ट्स इनटू हर वजाइना। ये एक काइंड ऑफ पेनिट्रेशन बाय मैनिपुलेशन हो गया। हम जो पहला पॉइंट पढ़े पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस, वहां पे क्या था, मेल वाज पेनिट्रेटिंग हिज पेनिस। सेकेंड पॉइंट था इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी अदर बॉडी पार्ट्स, वहां पे भी मेल वाज इंसर्टिंग दैट एनी अदर ऑब्जेक्ट और दैट और हिज बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पेनिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेल इज नॉट इंसर्टिंग डायरेक्टली, वो खुद से इंसर्ट ही नहीं कर रहा है, फिर भी रेप का ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि फीमेल को ग्रैब किए हुए है, फीमेल को फोर्स कर रहा है, कंपल्सन कर रहा है कि तुम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो उसी का हो या किसी और का भी हो, उसका पेनिट्रेशन कॉज करे उससे। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं कॉज कर रहा है पेनिट्रेशन, बट इनडायरेक्टली उसके मैनिपुलेशन की वजह से कोई ना कोई पेनिट्रेशन कॉज हो रहा है। ये जो है, मान लीजिए गर्ल है जी, गर्ल को ग्रैब किए हुए है और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट का बोल रहा है पेनिट्रेट करो, तुम खुद से ही पेनिट्रेट करो, ये भी रेप का ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो गया। ए इज नॉट पेनिट्रेटिंग एनी ऑब्जेक्ट बाय हिमसेल्फ और इज एनी अदर बॉडी पार्ट्स बाय हिमसेल्फ, बट ए ने क्योंकि ग्रैब किया हुआ है तो ये मैनिपुलेशन हुआ, मैनिपुलेटिंग एनी बॉडी पार्ट्स ऑफ द फीमेल। लिखा हुआ है सेक्शन में, आप पढ़िएगा कि मेल जो है फीमेल के किसी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है और उसके वजह से पेनिट्रेशन कॉज हो रहा है। यानी कि पेनिट्रेशन कॉज हो रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन कहीं ना कहीं से वो मैनिपुलेशन है। दैट मैनिपुलेशन इज परफॉर्मिंग सम रोल इन द कॉज ऑफ दैट पेनिट्रेशन। जो पेनिट्रेशन कॉज हो रही है फाइनली, उसमें उस मैनिपुलेशन का रोल है। तो ए ने गर्ल को बस ग्रैब किए हुए है एंड ही इज सेइंग टू पेनिट्रेट दिस ऑब्जेक्ट इनटू हर वजाइना, यूरेथ्रा, एनस, एनीथिंग, ये रेप कंस्टिट्यूट होगा। इवन नाउ ए इज नॉट पेनिट्रेटिंग आइदर पेनिस और एनी अदर ऑब्जेक्ट और any body parts of A himself,
in vagina, urethra or anus of the girl, फिर भी ये मैनिपुलेशन से रेप कंस्टिट्यूट हो रहा है। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि मैनिपुलेट करना है और किसी भी तरह का पेनिट्रेशन कॉज करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए few people are committing rape, but one person is grabbing the girl and he is letting others to cause penetration. Here the person who is grabbing, he is performing his part in the causation of rape, because he is manipulating the body parts of the women, and due to that manipulation there is happening some penetration by other person or by the girl herself. गर्ल हरसेल्फ से, जैसे मैंने ये भी एग्जांपल दिया था, गर्ल हरसेल्फ पेनिट्रेशन कॉज कर रही है लेकिन उस मैनिपुलेशन की वजह से, या कोई और भी पेनिट्रेशन कॉज करे लेकिन यहाँ मैनिपुलेशन ये कर रहा है, तो ये रेप का ऑफेंस कंस्टिट्यूट होगा। ये भी रेप कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है वाली आप लोग को? जिसको जिसको समझ में आ रही है वो थम्स अप करे। कृतिका बोलिए, कृतिका। कृतिका कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं आप थम्स अप की जगह गलती से आपने वो हैंड रेज कर दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Boy gives direction to B girl to penetrate by some object, so amounts to manipulation. देखिए, डायरेक्शन देना ये आएगा कि आपका डायरेक्शन क्या था, किस नेचर का आप वर्ड्स कर रहे थे। यहाँ पे मैनिपुलेशन के एम्बिट में आने के लिए कुछ ओवर्ट एक्ट होनी चाहिए, ओवर्ट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ दैट परपिट्रेटर होनी चाहिए, जो खुद से पेनिट्रेट तो नहीं कर रहा है लेकिन मैनिपुलेट कर रहा है समबडी पार्ट्स ऑफ द वीमेन। जैसे अब बेयर एक्ट पढ़ेंगे, ये नहीं बोल रहा है कि तुम कुछ बोल दिया और वो कर लिया तो रेप कंस्टिट्यूट हो गया। यहाँ बोल रहा है कि द मैन इज मैनिपुलेटिंग समबडी पार्ट्स ऑफ द वीमेन, और आप जो बोल रहे हैं कि बस डायरेक्ट कर रहा है कि ये करो और उससे कॉज हो, तो वो नेसेसरली नहीं कंस्टिट्यूट होगा। हाउएवर वो सब आ जाएगा। मान लीजिए कि 2 और 3 पीपल है, 2 और 3 पीपल, चलिए पहले क्वेश्चन ही मैं पूछ लेता हूं। मान लीजिए कि 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए बी सी जो है रेप कमिट कर रहा है बाय पेनिट्रेशन। डी जो है वो रेप नहीं कर रहा है। मतलब हैंड्स डाउन कर लीजिए कृतिका, क्योंकि जब दिख रहा है तो ओके। डी जो है वो पेनिट्रेशन नहीं कर रहा है, बट एनी हाउ वो क्राइम सीन पे मौजूद होकर के अबेट कर रहा है ऑफेंस को। अबेटमेंट का कई रूप हो सकता है डायरेक्टली असिस्ट कर रहा हो बाय परफॉर्मिंग सम वेरी एक्टिव रोल, या हो सकता है बिना एक्टिव रोल परफॉर्म किया, बस अबेटमेंट कर रहा है, मतलब बस इंस्टिगेट कर रहा है। हमने अबेटमेंट का कई सारा रूप पढ़ा हुआ है। इंस्टिगेशन इज अ काइंड ऑफ अबेटमेंट एंड एडिंग इज अ काइंड ऑफ अबेटमेंट। इंस्टिगेशन जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के भी किया जा सकता है, लेकिन एड जो है कई तरह से भी किया जा सकता है। हो सकता है वो, जैसे मैंने मैनिपुलेशन का जो एग्जांपल दिया कि मैनिपुलेट करना, फीमेल बॉडी पार्ट को पकड़ना, ग्रैब करना, ये सब भी एड करने में भी आएगा। तो क्या बताइए, ये जो डी है ये भी रेप कंस्टिट्यूट कर रहा है कि नहीं? ही इज मियर इंस्टिगेटिंग ए बी सी टू कमिट रेप बाय तो करके क्राइम सीन करके, बाय इंश्योरिंग हिज प्रेजेंस ऑन द क्राइम सीन ही इज इंस्टिगेटिंग ए बी सी टू कमिट रेप, और ए बी सी रेप कमिट कर रहे हैं। तो डी जो होगा वो रेप के लिए लायबल होगा कि नहीं? आंसर दीजिए, आप लोग से पूछा हूं मैं। क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ए बी सी 4 लोग रेप करने गए हुए थे। ए बी सी जो है पेनिट्रेशन कॉज कर रहे हैं डायरेक्टली और रेप कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। डी जो है वो पेनिट्रेशन नहीं कर रहा है, बट ही इज इंस्टिगेटिंग ए बी सी एंड टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप, यानी टू कॉज पेनिट्रेशन। तो डी जो है वो रेप के लिए लायबल होगा कि नहीं होगा? सर अगर तीसरे वाले में देखा जाए तो लायबल हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि अपना या किसी और का। प्रीति पांडे, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रीति पांडे, ओके। और अगर
सबसे पहले ये बताइए, अबेटमेंट के लिए लायबल होगा कि नहीं? अबेटमेंट के लिए ठीक है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए डेफिनेटली लायबल होगा, क्योंकि वो अबेट कर रहा है क्राइम सीन पे मौजूद होकर, और हालांकि सजा उसको रेप के बराबर ही मिलेगी। बट इफ ही इज नॉट मैनिपुलेटिंग एनी बॉडी पार्ट्स ऑफ द फीमेल सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन, तो वो भले ही रेप के डेफिनेशन में नहीं फॉल कर रहा है, पनिशमेंट उसको रेप की मिलेगी। हमने पढ़ा हुआ है अबेटमेंट में जब कोई प्रेजेंट होकर अबेट करता है उसको बराबर सजा मिलती है, किसके? जो रियली कमिट कर रहा है, जो प्रिंसिपल इन द फर्स्ट डिग्री है, प्रिंसिपल इन द सेकंड डिग्री को भी बराबर ही सजा मिलती है, प्रिंसिपल इन द फर्स्ट डिग्री के बराबर, क्योंकि वो प्रेजेंस होके अबेट करना इट इज लाइक कमिटिंग द क्राइम बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद ही क्राइम कमिट करना मान लिया जाता है, तो अबेटमेंट की सजा बराबर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ मैनिपुलेशन है उसके लिए ये जरूरी है कि मैनिपुलेटिंग एनी फीमेल बॉडी पार्ट्स, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं से पेनिट्रेशन कॉज करवा रहे हैं, चाहे वो फीमेल जो है खुद पेनिट्रेशन कॉज कर रही है, एनी अदर पर्सन पेनिट्रेशन कॉज कर रहा है, एनी वे में आप पेनिट्रेशन कॉज करा रहे हैं। और ये इसलिए बनाया गया है, इस वाले मैनिपुलेशन वाले पॉइंट को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ऐसा सिचुएशंस आते हैं कि द पर्सन, every person who is committing rape need not necessarily penetrate himself, कि वो खुद ही पेनिट्रेट कर रहा हो, जो फर्स्ट वाले में फॉल करेगा, सेकंड वाले में इंसर्ट कर रहा है तो फॉल करेगा, लेकिन वो असिस्ट कर रहा है बाय ग्रेबिंग हर, तो इतना एक्टिवली असिस्ट करने को रेप ही मान लिया गया डायरेक्टली। ये एबेटमेंट में मियर नहीं जाएगा, मियर एबेटमेंट में नहीं जाएगा। मैनिपुलेशन इज इक्वल टू रेप, मैनिपुलेशन ऑफ ए फीमेल बॉडी पार्ट सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेप, ठीक है। हाँ, अगर आप मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, दूर से अबेट कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, पहले से इंस्टिगेट किए हुए हैं, वो अबेटमेंट का अलग क्राइम है, वो बनेगा। लेकिन पेनिट्रेशन नहीं भी कॉज कर रहे हैं बट मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से पेनिट्रेशन कॉज हो रहा है या इंसर्शन कॉज हो रहा है, तो वो ये भी जो पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है वो भी रेप के लिए लायबल होगा। मैनिपुलेशन वाली पॉइंट किसको किसको समझ में आई है, फिर से आप बता दीजिए। संभवी समझ में आया? उमा जायसवाल, सुग्रीव यादव, यसी अग्रवाल, रोहित? यस सर। ओके, अब चारों पॉइंट आ गया समझ में। अब एक बार बेयर एक्ट आप लोग पढ़िए और देखिए कि कोई तो डाउट नहीं आ गया। बेयर एक्ट आप लोग निकाल के पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं ही पढ़ देता हूं। चलिए 63 में, चंदा इज वेटिंग इन द लॉबी। A man is said to commit rape if he penetrates his penis to any extent। देखिए अब to any extent इस पॉइंट को अलग हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी बाद में। बहुत सारी चीजें हैं रेप से एसोसिएटेड चीजें, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं चाह रहा था कि सारे पॉइंट्स अच्छे से पहले बताऊं। देखिए टू एनी एक्सटेंट का क्या मतलब होता है? पेनिट्रेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि पेनिट्रेशन की पूरी तरह से कॉज होनी चाहिए। इवन मिनिमल पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। मिनिमल पेनिट्रेशन, ठीक है, वो पूरी की तरफ पूरी पेनिट्रेशन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक, इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, ठीक है। इन शॉर्ट टू एनी एक्सटेंट, सब में लिखा हुआ है टू एनी एक्सटेंट, एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस, क्योंकि वो पहले पार्ट में कवर हो चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। इनटू द वजाइना, द यूरेथ्रा, एनस ऑफ मेन, और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of such women, or makes her to do so with him or any other person। any other person भी लिखा हुआ है सब में, any other person। इस मैनिपुलेशन की वजह से किसी अदर पर्सन से भी पेनिट्रेशन कॉज हो जा रही है तो भी वो रेप बनेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सी इज, आपकी मैनिपुलेशन की वजह से सी इज penetrating some object into herself or her body part into herself, any other person का body part का भी penetration हो रहा है, वो भी रेप कंस्टिट्यूट होगा। आप अगर मैनिपुलेट किए हुए हैं तो applies his mouth into the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person।
सब में विथ हिम और एनी अदर पर्सन है, ठीक है, किसी और पर्सन के साथ भी। तो ये चारों पॉइंट आप लोग समझ गए। पहला हो गया पेनिट्रेशन का, दूसरा हो गया इंसर्शन का, तीसरा हो गया मैनिपुलेशन का, और चौथा हो गया एप्लीकेशन ऑफ माउथ का। चारों पॉइंट समझ में आ गया सब लोग को? किसी को कोई डाउट है स्पेशली मैनिपुलेशन वाले पॉइंट में? क्योंकि बाकी सब बहुत आसान है। धीरज, अनुकुल, ओके, सौम्या आपको समझ में आया? सौम्या, ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो है ये तो वन पोर्शन डेफिनेशन का, एक पोर्शन हो गया डेफिनेशन का, जिसमें बोल रहा था कि रेप कब कब कंस्टिट्यूट होगा, किस किस तरह से कंस्टिट्यूट होगा, पेनिट्रेशन होकर के, मैनिपुलेशन होकर के, इंसर्शन होकर के, या माउथ का एप्लीकेशन होकर के। अब दिए गए हैं सरकमस्टांसेस, बहुत सारे सरकमस्टांसेस दिए हैं, उन सरकमस्टांसेस में अगर हो तभी रेप कंस्टिट्यूट होगा, ठीक है। लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? एनी ऑफ द फॉलोइंग का मतलब हो गया किसी में फॉल करे, किसी में फॉल करे तो रेप कंस्टिट्यूट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा में फॉल होने की आवश्यकता है। अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर विल पहला है, अगेंस्ट हर विल बहुत विवाद चलता रहता है अगेंस्ट हर विल में और विदाउट हर कंसेंट में, ठीक है। हर जगह हर चैप्टर में कुछ कुछ में विवाद चलते रहता है। मर्डर में हम लोग पढ़े कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में विवाद चलते रहता है। सबको समझ में तो आ चुका है ना डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर? किसी को अभी भी डाउट है? सारे डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लेक्चर नहीं देखे होंगे जाकर के देख लीजिएगा, आज मैंने नोट्स भेज दिया था वो आप पढ़ लीजिएगा। मैंने जो जो बोला हुआ था मोस्ट चीजें उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, सारे चीजें, एग्जांपल्स वगैरह भी और केस लॉज के फैक्ट्स वगैरह भी। किसी ने पढ़ा है कि नहीं आज का नोट? और किडनैपिंग एबडक्शन का भी मैंने भेज दिया हुआ है। ओके, चलिए हम आते हैं पहले अपने टॉपिक पे। अगेंस्ट हर विल, विल के अगेंस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा अगेंस्ट हर विल का क्या मतलब? देखिए, कोई नहीं बता रहा है। धीरज बोल रहे हैं विदाउट हर कंसेंट। अगेंस्ट हर विल का मतलब विदाउट हर कंसेंट। धीरज, ओके, कंसेंट हो सकती है बट कंसेंट फोर्सफुल हो सकता है अगेंस्ट ओके। हर विल धीरज ने सारे डिफरेंस को ही खत्म कर दिया, सारी दूरियां मिटा दी अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट। हाँ, सही बोला आपने शाम हो, आपने सही बोला। बिना उससे पूछे अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, उससे पूछे अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट पूछा और उसने अनुमति नहीं दी। मोक्ष, बिना उससे पूछे अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट अनुमति नहीं दी, और अनुमति दे दी तो कंसेंट हमें संभाल लिया जाएगा क्या? देखिए आपका एक्सप्लेनेशन है दैट इज रॉन्ग। हाँ, सिमिलर साउंड नहीं कर रहे हैं, सिमिलर है भी, मोस्टली सिमिलरिटी है। हर वो एक्ट जो अगेंस्ट हर विल होता है वो विदाउट कंसेंट होता है, ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। चलिए, किसी ने और कुछ लिखा? हाँ, रीचा रॉय ने बहुत सही लिखा, विक्टिम द्वारा अपोज करने की कोशिश करने के बाद भी कमिट करना। धीरज ने लिखा है डिजायर के अगेंस्ट। ओके, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ टर्म लिखा हुआ है
रिफ्यूजल, रेजिस्टेंस, या हम कह सकते हैं अपोजिशन अगेंस्ट हर विल। अगेंस्ट जो है एक से दिखाता है कि जो फीमेल है उसका रिफ्यूजल है, जो भी सेक्सुअल एक्ट है उसके लिए उसका रिफ्यूजल है, उसका रेजिस्टेंस है, अपोजिशन। फीमेल की तरफ से रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस करना, एक्टिव रेजिस्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द फीमेल शोज दैट द पर्टिकुलर एक्ट is against her will, उसके will के against है, she is not willing to participate in that in the particular act। और she is not willing का क्या मतलब, कैसे पता चल रहा है, ये उसके रेजिस्टेंस से इन्फर हो रहा है। फीमेल जो एक्टिवली रेजिस्ट कर रही है, एक्टिवली जो है वो अपोज कर रही है, इससे पता चल रहा है शी इज नॉट विलिंग टू इंगेज इन द पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट। ओके, तो रिफ्यूजल, रेजिस्टेंस, अपोजिशन जो है ये विल का ना होना को दिखाता है। ये दिखाता है कोई एक्टिवली रेजिस्ट कर रहा है, एक्टिवली अपोज कर रहा है। नो का कह देना, एन नो, नो का कह देना दिखाता है कि जो एक्ट है अगेंस्ट हर विल है। ठीक है, यस का कहना दिखाता है कि अगेंस्ट हर विल नहीं है, विद हर विल है। एक्टिवली पासिव, इसी का उल्टा अगेंस्ट हर विल। और विलिंग का क्या का मतलब, विलिंग कहने का मतलब हो गया एक्टिवली पार्टिसिपेट होना, रेजिस्टेंस नहीं दिखाना, एक तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखाना। ये उसका मैं उल्टा अपोजिट वर्ड्स बोल रहा हूँ। वो विलिंगनेस दिखाता है, विलिंगनेस। ये अनविलिंगनेस दिखाता है। रेजिस्टेंस शोज अनविलिंगनेस, अपोजिशन शोज अनविलिंगनेस, रिफ्यूजल शोज अनविलिंगनेस। ये कैसे भी हो सकता है ओरल रिफ्यूजल हो रहा हो, जैसे मैंने बोला नो, सेइंग नो shows the act is being constituted against her will। नो कहना अगेंस्ट हर विल को दिखाता है। फिजिकली रेजिस्ट करना अगेंस्ट हर विल दिखा रहा है, कोई एक्ट को रेजिस्ट कर रहा है, फिजिकली रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, फीमेल जैसे कि बचना, फिजिकली बचना, भागना, हटाना, लड़ना, ये सब अगेंस्ट हर विल दिखा रहा है, फिजिकल रेजिस्टेंस। तो यही है, अगेंस्ट हर विल में एक्टिव जो है रेजिस्टेंस दिखती है। और इसका उल्टा हो गया विद विल, जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखती है। ठीक है, सम पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखती है। और यहाँ पे निगेटिव चीजों का रहना जरूरी है। रिफ्यूजल, रेजिस्टेंस, अपोजिशन, ये सब निगेटिव टर्म्स है, निगेटिव टर्म्स है। तो निगेटिव टर्म्स का होना, निगेटिव टर्म्स का दिखना, ये विल का एब्सेंस होना बताता है, विल का एब्सेंस बताता है। सुग्रीव यादव बहुत तो मान लीजिए कोई फीमेल जो है वो वर्बली रेजिस्ट कर रही है या वो भागना चाहती है, शी इज ट्राइंग टू एस्केप, वो एस्केप होना चाहती है, भागना चाहती है, ये भी अगेंस्ट हर विल दिखाता है, ये अनविलिंगनेस दिखाता है। ठीक है, समझ में आया अगेंस्ट हर विल का मतलब सबको? रिफ्यूजल, रेजिस्टेंस, अपोजिशन, एक्टिव, ये सब एक्टिव, ये सब अनविलिंगनेस को दिखा रहा है। एस्केप होना, लड़ना। किसी को कोई डाउट अगेंस्ट हर विल में अभी? मोक्षदा कल्पना वाइस, am I audible? ओके ओके, कल्पना वाइस आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, समझ में आया आपको अगेंस्ट हर विल? यस सर। अगेंस्ट हर विल ये क्या दिखाता है? ये जो फ्रेज है, इसको हम फ्रेज कह सकते हैं, अगेंस्ट हर विल। ठीक है, ये एक फ्रेज है जो दिखाता है कि वीमेन जो है अनविलिंगनेस शो कर रही है। वीमेन अनविलिंगनेस टू एंगेज इन द पार्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी शो कर रही है अपने तरफ से। वो कैसे शो करेगी? वो वर्बली भी शो कर सकती है और वो फिजिकली भी रेजिस्ट करके शो कर सकती है। तो वर्बली रेजिस्ट करके या फिजिकली रेजिस्ट करके अनविलिंगनेस शो करने को ही कहते हैं अगेंस्ट हर विल। ठीक है, एक्टिव अनविलिंगनेस शो, एक्टिव तरह से हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, रिफ्यूजल कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं अगेंस्ट हर विल। ठीक है, इच्छा के विरुद्ध ये जो एक्ट है विलिंगली नहीं हो रहा है। और यही इसी का अपोजिट वर्ड देख लीजिए, रिफ्यूजल का। रिफ्यूजल ना हो, रेजिस्टेंस ना हो, एक तरह से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, तो विलिंगनेस दिखाती है। अनविलिंग का क्या मतलब? अनविलिंग का मतलब मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, वर्बली या फिजिकली कोई एक्ट कर रहा है, अनविलिंग का। समझ में आया आपको मोक्षदा?
रेजिस्टेंस दिखाना, अपोजिशन दिखाना, रिफ्यूजल करने को हम बोल रहा हूं अगेंस्ट हर विल। ओके, अब दूसरा टर्म है विदाउट हर कंसेंट। विदाउट हर कंसेंट, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कंसेंट जो है एक मोर लीगल टर्म है देन विल, मोर लीगल, मोर कॉम्प्लेक्स टर्म इन कंपैरिजन टू विल। कौन सा है? कंसेंट। कंसेंट हर जगह हम लोग लॉ में कंसेंट की बात करते हैं, और कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट की बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा देखिए, सर। ओके ओके, ठीक है। दूसरा टर्म हो गया विदाउट हर कंसेंट, दूसरा फ्रेज हो गया विदाउट हर कंसेंट। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं। जो मैंने बोला कि अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, उसमें पहला ही था अगेंस्ट हर विल, पहला ही अगेंस्ट हर विल था, और दूसरा क्या है? विदाउट हर कंसेंट है। तो अगेंस्ट हर विल हमने समझा, अभी हम विदाउट हर कंसेंट को समझ रहे हैं। तो विदाउट हर कंसेंट का मतलब हो गया एक तरह से वॉलंटरी एग्रीमेंट कर सकते हैं, या क्लियर एग्रीमेंट, मतलब हम सहमति दे रहे हैं। एग्रीमेंट का मतलब सहमत होना, सहमत होना, अपनी अपनी जो है सहमति देना, कंसेंट देना। लेकिन कंसेंट वॉलंटरी की बात की जा रही है, वॉलंटरी। सबसे पहले क्लियर और वॉलंटरी दोनों अलग अलग टर्म है। क्लियर का मतलब होता है इट शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस, इट शुड बी अनएम्बिगुअस, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कंसेंट प्रिज्यूम कर लिया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कंसेंट कब प्रिज्यूम नहीं किया जाता है, वो भी लिखा हुआ है। कंसेंट को प्रिज्यूम नहीं करना है, ये एक पॉजिटिव एक्ट से पता होनी चाहिए। मियर चुप हो जाना भी कंसेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कंसेंट जो है वो इन्फर किया जाता है, जिस चीज से भी इन्फर आप कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, वो कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुअस कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस, मतलब क्लियर होनी चाहिए। और वॉलेंट्री का मतलब आप सभी समझते हैं, हम सब पढ़े हुए हैं। वॉलेंट्री फ्री कंसेंट, यानी कि कंसेंट आप किसी भी अनड्यू मीन से नहीं गेन कर सकते हैं। आप फोर्स से, कोर्सन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, आप मैनिपुलेशन से, किसी भी चीज से कंसेंट आप ऑब्टेन कर रहे हैं तो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। विदाउट हर कंसेंट का मतलब है कि अगर विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ वीमेन अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटर किया जा रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, तो वो रेप कंस्टिट्यूट हो जाएगी विदाउट हर कंसेंट, ठीक है। रेप के डेफिनेशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला था अगेंस्ट हर विल, विल के अगेंस्ट में अगर एक्ट हो रेप है। विदाउट हर कंसेंट, कंसेंट के अगेंस्ट अगर वो एक्ट है तो भी रेप है। कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट का मतलब वो कंसेंट ऑब्टेन हुआ रहना चाहिए, उस फीमेल का फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब उस कंसेंट को आप किसी भी ऐसे मीन से नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है। जो फीमेल का वॉलेंट्री डिसीजन ना हो। और वॉलेंट्री डिसीजन कब होता है? जब फीमेल ने स्वेच्छा से डिसाइड किया, वो उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना किया गया हो किसी चीज से, डिसीजन को किसी अनफेयर मीन्स से इन्फ्लुएंस ना किया गया हो। और अनफेयर मीन्स क्या, कई सारे एग्जांपल्स है। आप इंटॉक्सिकेट करके कंसेंट ले ले, ये फ्री कंसेंट नहीं है। एक अनसाउंड माइंड का अगर कंसेंट दे दिया, फ्री कंसेंट नहीं है। आप चीजों को मैनिपुलेट करके, झूठ बताकर कंसेंट ले ले, वो फ्री कंसेंट नहीं है। एक अनकॉन्शियस पर्सन, कोई गर्ल है जो अनकॉन्शियस स्टेट में है, मतलब होशो हवास में नहीं है, उससे आप कंसेंट ले ले, वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। तो फ्री कंसेंट की यहाँ बात की जा रही है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट कंसेंट इज अ मोर लीगल टर्म देन विल, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? फ्री कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट, जिसको जिसको समझ में आया थम्स अप करे। ओके, अब देखिए, दोनों में जो है हमने क्या देखा, दोनों में जो है हमने जब विल की बात की,
हमने जब विल की बात की तो मैंने एक तरह से एक्टिव रेजिस्टेंस या इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा था मैं। एक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, उसका उल्टा हो गया एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना यानी विलिंगनेस को करना हो गया। ठीक है, और कंसेंट में मैं फ्री कंसेंट की बात कर रहा हूं, और फ्री कंसेंट क्या क्या होता है आपको पता है, वॉलंटरी होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए। विल में हम लोग एक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। रेजिस्टेंस होना, फिजिकली रेजिस्टेंस होना, वर्बली रेजिस्टेंस होना दिखाता है कि एक्ट अगेंस्ट द विल जा रहा है। और कंसेंट में हम फ्री कंसेंट को देखते हैं कि जो गर्ल है उसने कंसेंट दिया हुआ है कि नहीं फ्रीली, यानी कि उस कंसेंट को इफेक्ट ना किया गया हो किसी चीजों से। वॉलंटरी होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए कंसेंट। ठीक है, इवन अगर कोई कोई गर्ल जो है अगर वो एक्सप्लिसिटली आपको डिनाई नहीं कर रही है, रेजिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री कंसेंट उसने दे दिया हो सकता है आपने कंसेंट फियर से ऑब्टेन किया हो, आपने फियर से कंसेंट ऑब्टेन किया हो। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि एक्टिव रेजिस्टेंस होना, इसमें मैं एक्टिव रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्टिव रेजिस्टेंस का ना होना ये नहीं बताता है कि फ्री कंसेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्टिव रेजिस्टेंस का ना होना इज नॉट शोइंग दैट द गर्ल इज कंसेंटिंग टू द पार्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, हो सकता है गर्ल जो है रेजिस्टेंस नहीं कर रही है बट फिर भी जो एक्ट है विदाउट हर कंसेंट है, क्योंकि वो फियर में थी, नहीं वो रजिस्ट कर रही थी, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में थी। इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में गर्ल अपनी सबमिशन दे दी हुई है, वो जो है किसी तरह का अनविलिंगनेस नहीं शो कर रही है, किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं शो कर रही है, ना ही वर्बल ना ही फिजिकल, बट फिर भी वो विदाउट हर कंसेंट है। ठीक है, वो विल हो सकता है उसमें विल प्रेजेंट है, क्योंकि विलिंग अनविलिंगनेस नहीं शो कर पा रही है, अनविलिंगनेस नहीं शो कर पा रही है, शी इज इनकेपेबल टू शो अनविलिंगनेस, but that particular act is also without her consent because her consent has been obtained by force, by deception, by intoxication। जो मैंने बोला अभी वाले एग्जांपल में कि इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में वो कंसेंट देने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो कंसेंट प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। उसका नॉन रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस ना करने से कंसेंट को कभी भी प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली बात आपको? कंसेंट को क्यों नहीं प्रिज्यूम कर लिया जाएगा अगर एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है तो? डीके दुबे आया समझ में? यस सर। संभवी आया समझ में आपको? संभवी यस किसी चीज में आप बिजी हैं क्या, किसी और चीज में? नहीं सर, बिजी नहीं हूँ, खांसी आ रही थी तो बस मैंने थम्स अप कर दिया था। ओके ओके, देखिए बाय फोर्स कंसेंट हो तो विदाउट हर कंसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा। कृति मिश्रा, बाय फोर्स कंसेंट को विदाउट कंसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा, वो एक्ट रेप कंस्टिट्यूट करेगा, क्योंकि माना जाएगा कि उसने अपना फ्री कंसेंट दिया ही नहीं। तो जब हमने पढ़ा विदाउट हर कंसेंट, तो वो विदाउट हर कंसेंट में फॉल कर जाएगा। ठीक है, भले ही वो अपनी अनविलिंगनेस नहीं दिखा रही है, बिकॉज आपने बोला बाय फोर्स बोला गया, तो फोर्स में तो जनरली अनविलिंगनेस भी दिखाया जाता है ऑन द पार्ट ऑफ फीमेल, तो दोनों हो जाएगा, अगेंस्ट हर विल भी हो जाएगा, विदाउट हर कंसेंट। कोई भी पर्सन मेल अगर फोर्स का यूज कर रहा है तो फीमेल के तरफ से एक्टिव रेजिस्टेंस भी आती है, और रेजिस्टेंस आ रही है तो अगेंस्ट हर विल भी हो गया, जैसा मैंने बताया एक्टिव रेजिस्टेंस वो करता है अगेंस्ट हर विल, और क्योंकि आप फोर्स कर रहे हैं तो अगेंस्ट विदाउट हर कंसेंट भी है, दोनों ही हो गई। लेकिन डिसीटफुल मीन्स का यूज करना आप डिसेप्शन से, अब जैसे कि आप फियर अंडर फियर आपने कंसेंट ले लिया हुआ है कि किसी फैमिली मेंबर्स को आपने फियर के अंदर रखा हुआ है कि आप अपना कंसेंट दो टू पार्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी, वरना आपके इस फैमिली मेंबर को मार दिया जाएगा। आप जो है रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो आप दिख तो रहे हैं विलिंग, आप एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो हो सकता है आप विलिंग दिख रहे हैं, लेकिन वो भी आपका अगेंस्ट विदाउट हर कंसेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका कंसेंट ऑब्टेन किया गया था फियर में। मेंटल फोर्स भी आएगा इसमें। मेंटल फोर्स आप क्या कहना चाहती हैं कीर्ति मिश्रा? जैसे कि मेंटल फोर्स
अगर आप फियर अगर कहना चाहती है तो फियर तो डेफिनेटली आएगा, फियर से ही तो आप फियर अंडर फियर आपको ये किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है कि नहीं आपको अपना कंसेंट दे दो। तो डेफिनेटली किसी भी तरह का कंसेंट लेना बाय फियरफुल मींस कि आपको अंडर फियर ऑफ इंजुरी रखा हुआ है, या तो आपको या आपके फैमिली मेंबर को किसी को भी, या इधर गर्ल को या उसके किसी भी चाहने वाले को अंडर फियर रख के कंसेंट किया जाए तो वो भी विदाउट हर कंसेंट मानेंगे, सबको विदाउट हर कंसेंट मानेंगे। ठीक है, विदाउट हर कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रेप के लिए। ठीक है, अगेंस्ट हर विल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विदाउट हर कंसेंट। ये जो भी आप बोल रही है वो सब विदाउट हर कंसेंट हो जाएगा। और लेकिन अगर गर्ल एक्टिव रेजिस्टेंस दिखा रही है तो दोनों हो जाएगा, अगेंस्ट हर विल भी हो जाएगा, विदाउट हर कंसेंट भी हो जाएगा। कीर्ति मिश्रा समझ में आया? ओके, देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात इससे याद आ गई। मैं हर विल बताया, अगेंस्ट हर विल एक है विदाउट हर कंसेंट, यही दो टर्म निकला है ना, अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट। ये है, देखिए जब भी अगेंस्ट हर विल रहता है कोई भी एक्ट जब भी अगेंस्ट हर विल है तो वो हमेशा विदाउट हर कंसेंट भी होगा। कोई भी एक्ट, ध्यान से सुनिए, कोई भी एक्ट अगर अगेंस्ट हर विल है तो वो नेसेसरली विदाउट हर कंसेंट भी होगा। अगेंस्ट हर विल में मैंने क्या बताया हुआ है, फिजिकली रेजिस्ट करना, वर्बली रेजिस्ट करने, कोई तो अगेंस्ट हर विल कहते हैं, अनविलिंगनेस दिखाना। तो कोई फिजिकली रेजिस्ट कर रहा है तो कंसेंट के भी अगेंस्ट है, विदाउट हर कंसेंट भी है। कोई वर्बली रेजिस्ट कर रहा है वो विदाउट हर कंसेंट भी है। इट इज मैंडेटरी दैट एवरी एक्ट व्हिच इज अगेंस्ट द विल ऑफ द फीमेल इज आल्सो विदाउट हर कंसेंट। जब जब अगेंस्ट हर विल होती है तब तब विदाउट हर कंसेंट भी होती है। ऐसा नहीं है एग्जांपल कोई कि कोई एक्ट अगेंस्ट हर विल हो और विदाउट हर कंसेंट ना हो। इसलिए एवरी टाइम व्हेन द पर्टिकुलर एक्ट इज अगेंस्ट हर विल, मतलब अगेंस्ट द विल ऑफ द फीमेल, देन दैट एक्ट इज आल्सो विदाउट हर कंसेंट। ये बात समझ में आई आप लोगों को? एंड बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कोई एक्ट ऐसा हो सकता है जो विदाउट हर कंसेंट हो बट अगेंस्ट हर विल ना हो, अगेंस्ट हर विल ना हो। अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसको ऐसे मैं लिख देता हूं। मान लीजिए ये हो गया अगेंस्ट हर विल, ये हो गया विदाउट हर कंसेंट। बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं? कवर हो रहा है कि नहीं? मैंने जो उधर लिखा हुआ है वो दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है आप लोग। ओके, मान लीजिए सिचुएशन, मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, आप बताएंगे। मैंने आपको समझा दिया अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, आपको समझा दिया। मैं सिचुएशन दे रहा हूं, आप बताइए क्या होगा। पहला सिचुएशन है, सब लोग ध्यान से सुनिए, पहला सिचुएशन है गर्ल जो है नो कह रही है, गर्ल इज सेइंग नो, गर्ल इज सेइंग नो टू द टू एंगेज इन द पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी। आपको बताना है नो कहना, क्या ये एक्ट अगेंस्ट हर विल है? क्या ये एक्ट अगेंस्ट हर विल है? हाँ या ना में बोलिए। संभवी, क्या ये एक्ट हर विल है? यस सर, क्योंकि वो उसके चॉइस के बिना हो रहा है, उसके मना करने के बाद भी, क्योंकि वो वर्बली रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, यस ठीक है। किसी को भी लगे कि मैंने किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब लोग समझ जाए, दो बच जाए जो ना समझे हो। किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए कि ये एक्ट अगेंस्ट हर विल है। मैंने बार बार कई बार बोला है कि, हाँ बोलिए धीरज। मैंने पहला सिचुएशन बताया, पहला सिचुएशन मैंने बताया कि गर्ल इज सेइंग नो टू इंगेज इन द पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी, शी इज सेइंग नो नहीं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या ये नो कहना अगेंस्ट हर विल दिखाता है? अगेंस्ट हर विल दिखाता है कि नहीं धीरज बताइए? बिल्कुल दिखाता है। मैंने बताया हुआ है कि वर्बली रेजिस्ट करना, फिजिकली रेजिस्ट करना, अनविलिंगनेस दिखाना, यही तो होता है अगेंस्ट हर विल।
क्या ये नो कहना विदाउट हर कंसेंट है? यस है। अब किसी को भी लग रहा है कि नहीं है तो वो बोल दे, क्योंकि यस मैं मान रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है कि हाँ नो कहना विदाउट हर कंसेंट भी है। कंसेंट नहीं दिखा रहा है क्योंकि एक्सप्रेसली कोई नो बोल रहा है विदाउट हर कंसेंट, कोई अपनी होशोहवास में नो कह रहा है विदाउट हर कंसेंट। कंसेंट की बातें डिटेल में तब की जाती है जब फीमेल जो है वो उसको किसी तरह की इनकैपेसिटी है अपनी प्रूडेंसी को लेकर के, जैसे कि वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में अनसाउंड माइंडेड है, तब देखी जाएगी कि वो फ्री था कि नहीं, कंसेंट फ्री था कि नहीं। कोई प्रूडेंट पर्सन, कोई प्रूडेंट फीमेल इफ सेइंग नो देन इट क्लियरली इन्फर्स दैट द पर्टिकुलर एक्ट इज विदाउट हर कंसेंट। दोनों यस हो गया, दोनों यस हो गया। ठीक है, दूसरा सिचुएशन नो कहना अगेंस्ट हर विल भी हो गया, विदाउट हर कंसेंट भी हो गया। दूसरी सिचुएशन वीमेन जो है अनकॉन्शियस स्टेट में है, अनकॉन्शियस स्टेट में है या इंटॉक्सिकेटेड है। एक फीमेल ध्यान से सुनिए, एक फीमेल इंटॉक्सिकेटेड है या अनकॉन्शियस मतलब होशवास में नहीं है, आधी बेहोश है। ठीक है, वो रजिस्ट नहीं कर रही है। क्या ये एक्ट अगेंस्ट हर विल हुआ? यस सर। आपको क्या लगता है? अगेंस्ट हर विल नहीं है सर, आपने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि अनकॉन्शियस स्टेट में वो अपनी विलिंगनेस सबमिट कर सकती है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो अपनी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है, तो यहाँ नो हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संभवी। इधर भी आप लोगों ने जो भी नो बोला, कई लोगों ने नो लिखा, बहुत बढ़िया। ऋचा, कीर्ति मिश्रा विदाउट, धीरज ने भी सही लिखा है। देखिए कितनी ही बार बोल दिया है कि अगेंस्ट हर विल में एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाई जाती है, अनविलिंगनेस दिखाई जाती है, चाहे वर्बल हो चाहे फिजिकल हो, किसी भी रूप में हो। यसी अग्रवाल समझ में आया ना? ये नो हो जाएगा क्योंकि शी इज नॉट शोइंग हर अनविलिंगनेस, शी इज नॉट इन द कैपेसिटी टू शो हर अनविलिंगनेस। अपनी विलिंगनेस दिखा दे अंडर स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और अंडर स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, हो सकता है वो अपना विलिंगनेस भी दिखा दे। ओके, तो ये यस हो जाएगा, सॉरी ये नो हो जाएगा अगेंस्ट हर विल, क्योंकि पर्टिकुलर एक्ट इज नॉट अगेंस्ट हर विल। यस अग्रवाल, ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ये सर चार्ट एक नहीं बार समझ में आ रहा सर। सर एक बार प्लीज आप ये पॉइंट रिपीट कर देंगे क्योंकि मैं पूरी मीटिंग चार्ट में नहीं समझ में आ रही सर। ओके डीके दुबे बता देता हूं मैं, फिर रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने बोला ये सिचुएशन में कि फीमेल इज अंडर अनकॉन्शियस स्टेट और शी इज अंडर स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन। अब वो जो है अपनी किसी तरह का रेजिस्टेंस दिखाई नहीं रही है। आप पहले वो तो सुने थे ना, जब मैं अगेंस्ट हर विल को एक्सप्लेन किया हूं, क्या किया हूं इसका एक्सप्लेनेशन मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेंस्ट हर विल में कोई फीमेल अपना एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाना, अनविलिंगनेस दिखाना, वर्बल और फिजिकल किसी भी तरह का आप अपोज कर रहे हैं, वही सबको कहते हैं अगेंस्ट हर विल। यहाँ पे जब वो अनकॉन्शियस इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है तो वो रेजिस्ट कर ही नहीं रही है, शी इज नॉट रेजिस्टिंग टू द एक्ट। हो सकता है शी इज इंगेजिंग इन द एक्ट। ठीक है, ये भी सिचुएशन हो सकता है कि इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में शी इज एक्टिवली इंगेजिंग इन द एक्ट। तो ये अगेंस्ट हर विल नहीं हुआ क्योंकि अनविलिंगनेस शो नहीं कर पा रही है, अनविलिंगनेस शो नहीं कर पा रही है, तो ये अगेंस्ट हर विल नहीं हुआ। यही मैं बोल रहा हूँ कि अगेंस्ट हर विल में नो लिखा हूं, यानी कि अगेंस्ट हर विल नहीं है, यानी विलिंगली है। एक तरह से देखने में लग रहा है कि द एक्ट इज विलिंग, इसमें अगेंस्ट हर विल है, वो नो लिखा हूं। समझ में आ रहा है डीके दुबे? क्योंकि वो रेजिस्टेंस शो ही नहीं कर रही है तो वो अनविलिंग कैसे हो गया? अगेंस्ट हर विल नहीं दिख रहा है वो एक्ट। ओके, क्योंकि अगेंस्ट हर विल होने के लिए एक्टिव रेजिस्टेंस दिखना जरूरी है, चाहे वो वर्बल हो चाहे फिजिकल हो। ठीक है, ठीक है दुबे आप बोलिए, आपसे बोल रहा हूं मैं, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, वो हो सकता है वो विलिंगनेस दिखा दे, विलिंगनेस अंडर स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शी इज एंगेजिंग इन द पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी विद द मैन, जो कि उसको इंटॉक्सिकेट किया। ठीक है, या जो जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस है, या उसकी वजह से नहीं, किसी के भी वजह से अनकॉन्शियस है। ठीक है, किसी के भी वजह से इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वही पर्सन इंटॉक्सिकेट किया हो। तो यहाँ पे अनविलिंगनेस शो नहीं हो पा रहा है, हो सकता है विलिंगनेस ही शो हो गया हो।
तो ये नो इसलिए नो हो जाएगा क्योंकि अगेंस्ट हर विल नहीं है। अब बताइए क्या ये विदाउट हर कंसेंट है? यस सर, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेशन में कंसेंट देने लायक ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये सब मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगेंस्ट और विल, विदाउट हर कंसेंट और रेप का, ऐसा नहीं कि अभी भी कोई डाउट रह जाए। पहले भी बहुत बार आप लोगों ने हो सकता है पढ़ लिया और रेप। यस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटॉक्सिकेशन में कोई फीमेल को कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है टू गिव हर फ्री कंसेंट। अनकॉन्शियस स्टेट में कोई फीमेल अपना फ्री कंसेंट कैसे दे? कंसेंट ऐसा चीज नहीं है जो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। अनकॉन्शियस माइंड में कोई विलिंगनेस दिखा रहा है तो ये नहीं कि हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो फ्री कंसेंट दे रही है। फ्री कंसेंट इज नॉट प्रिज्यूम्ड। मैंने पहले भी रिपीट कर दिया है, अनविलिंगनेस ना दिखाना, एक्टिव रेजिस्टेंस ना दिखाना से कहीं ये मतलब नहीं हो गया कि फ्री कंसेंट है गर्ल का। ठीक है, यहाँ पे यस हो गया कि विदाउट हर कंसेंट है वो एक्ट विदाउट हर कंसेंट है। अनकॉन्शियस स्टेट, इंटॉक्सिकेशन स्टेट, ये वाली बात अभी तक समझ में आई सबको? किसी को भी कोई डाउट यहाँ समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से चलिए। अब मान लीजिए ये इसी से सिमिलर एग्जांपल की उस फीमेल जो है, यहां मैंने लिखा है कि नो, फीमेल जो है वो साइलेंट है, साइलेंट, या उसने यस कह दिया अंडर फियर, फियर, फीमेल इज साइलेंट या फीमेल इज सेइंग यस अंडर सम फियर। क्या क्या एक्ट अगेंस्ट हर विल है? सर डर में है। क्या बोला आपने? लिख के दो। फेयर मीन्स डर। फियर, हाँ डर, फियर मतलब डर। ठीक है, यहाँ एग्रीविल तो हो सकती है लेकिन कंसर्न नहीं हो सकता। बिल्कुल। नो, यहाँ भी वो नहीं दिखा रही है, बट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इंजुरी टू हरसेल्फ और टू अदर पर्सन। लेकिन ये विदाउट हर कंसेंट होगा कि नहीं होगा? विदाउट हर कंसेंट होगा कि नहीं होगा? यस या नो, बोलिए आप। यस या नो? यस वाला अभी यस अग्रवाल नहीं है क्या? कल्पना बोली नहीं, यस अग्रवाल तो है। कल्पना वॉइस। यस सर, यस हो। प्रीति पांडे, आपको समझ में आ रहा है? प्रीति पांडे, ओके। तो समझ में आ गया आप लोग को कैसे फर्स्ट सिचुएशन में अगेंस्ट हर विल है, विदाउट हर कंसेंट भी है। तो मैं ये बता रहा था जब जब अगेंस्ट हर विल होगा तब तब हर कंसेंट होना ही है। जब जब इधर यस होगा इधर यस होना कंपलसरी है, लेकिन जब जब इधर यस होगा इधर यस होना कंपलसरी नहीं है। इन दोनों सिचुएशन में इधर यस है इधर नो है। अंडर अनकॉन्शियस स्टेट फीमेल का कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था, इसलिए विदाउट हर कंसेंट माना जाएगा। बट अनविलिंगनेस नहीं दिख रही है, रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है, तो ये नो हो गया, विदाउट अगेंस्ट हर विल नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं स्टेटमेंट बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि जब जब कोई एक्ट अगेंस्ट द विल ऑफ द वीमेन है तब तब अगेंस्ट हर कंसेंट भी होगा। जब जब इधर यस होगा तो इधर होना यस भी होना ही पड़ेगा, लेकिन वाइसे वर्सा इज नॉट करेक्ट। हो सकता है एक्ट जो है विदाउट हर कंसेंट हो बट अगेंस्ट हर विल ना हो। फॉर एग्जांपल ऑप्शन जो सिचुएशन नंबर 2 था और सिचुएशन नंबर 3 दोनों ही एक्ट विदाउट हर कंसेंट था बट अगेंस्ट हर विल नहीं था। दोनों एक्ट विदाउट हर कंसेंट है बट अगेंस्ट हर विल नहीं है। क्या लिखा आपने? ये कीर्ति मिश्रा, कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो ना मानी जाएगी क्योंकि वो स्टेट में नहीं है कि अपनी कंसेंट दे पाए। ठीक है, तो वो विलिंगनेस भी दिखाए तो भी विलिंगनेस भले दिख रही है, कंसेंट तो नहीं माना जाएगा क्योंकि फ्री कंसेंट देने के पोजीशन में नहीं है। कल को वो मान लीजिए वो कॉन्शियस स्टेट में आने के बाद शी इज नॉट फाइलिंग एनी केस, यानी कि वो कंसेंट भी अपना मान ले रही है बाद में, लेकिन अगर वो केस फाइल कर दे
केस फाइल कर दे तो एब्सेंस ऑफ कंसेंट को लॉ प्रिज्यूम कर लेगी, लॉ प्रिज्यूम कर लेगी कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ कंसेंट, और आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि अनकॉन्शियस स्टेट में उसने कंसेंट दिया था, क्योंकि उसको तो प्रिज्यूम नहीं किया जाता, उसको एब्सेंट माना जाएगा। तो जब भी अनकॉन्शियस स्टेट में किसी ने कंसेंट दिया हुआ है, किसी ने विलिंगनेस दिखाई हुई है, आपको लग रहा है वो कंसेंट दिया हुआ है उसने, आपको लग रहा है उसने विलिंगनेस दिखाई हुई है, बट कॉन्शियस स्टेट में आने के बाद आपके खिलाफ रेप के चार्जेस फाइल हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाएंगे कि उसका जो कंसेंट था वो वैलिड था, उसका विलिंगनेस जो था हमारे लिए कंसेंट माना जाएगा, वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो विदाउट हर कंसेंट ही माना जाएगा, क्योंकि इन द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, हर कंसेंट डज नॉट मैटर। सबको समझ में आ गया इतनी सारी बात? सब क्लियर, पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई आप लोगों को? तो ओके ठीक है, चलिए हम फिर बेरेट, यही इंपॉर्टेंट टर्म्स था मैनिपुलेशन, ये इस बात को आप बस अच्छे से याद रखिएगा, समझे रहिएगा। चलिए बेयर एक्ट में आगे देखिए, अब आसान आसान कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए। बेयर एक्ट में 1 और 2 हो गया डिस्कस, अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट हो गया डिस्कस। अब 3 से देखिए आगे, विथ हर कंसेंट, विद हर कंसेंट। अब एक्सप्रेसली कई सारे लिखे हुए हैं, देखिए इतने वाइड बनाया गया डेफिनेशन, इतने वाइड की चीजें कवर भी हो जा रही है उसमें, फिर भी अलग अलग से लिखा गया, अलग अलग से लिखा गया है। विदाउट हर कंसेंट में फ्री कंसेंट की बात आ गई, लेकिन फिर भी कंसेंट के कई सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, कई सारे पॉइंट, कि इसलिए कि रेप जो ऑफेंस है इतनी हीनियस मानी जाती है, कोई नॉन लीगल पर्सन भी जब पढ़े डेफिनेशन, उसको भी चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, इसलिए एक्सप्रेसली कई सारे चीजों को लिखा गया है। ठीक है, लॉ तो बहुत चीजें इम्प्लाइड, हम सब जानते हैं कि विदाउट हर कंसेंट में फ्री कंसेंट वाली सारी चीजें आ गई, फ्री कंसेंट वाली, फिर भी जो आगे देखेंगे हम, आगे वाली पॉइंट्स जो है वो फ्री कंसेंट की बात कर रही है, बहुत सारी पॉइंट। तो लॉ जो है और लीगल पर्सन जो है, कोर्ट जो है, वो तो इन्फर कर लेती है, चीजें होती है, जजमेंट्स में हेल्ड हुई रहती है, हो जाती है, लेकिन रेप ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। लोग लॉ को, लेमैन भी, जो लेमैन भी है वो भी लॉ को पढ़े और समझ में आए, इसलिए कई सारी चीजों को एक्सप्रेसली लिखा गया है, जो ना लिखा जाता तो भी काम चल जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको लिखा गया है एक्सप्रेसली, ताकि सारी चीजें एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो, लोग पढ़े समझे कि कितना डेफिनेशन को वाइड बनाया गया है, तो ऑफेंस की ग्रेविटी को समझ में आए। ओके, तो हम अभी देख रहे हैं आगे वाली पॉइंट देखिए। With her consent, when her consent has been obtained by putting her on or any other person in whom she is interested in fear of death or hurt, आसान सा पॉइंट है, फ्री कंसेंट की बात कर रहा है कि फ्री कंसेंट नहीं हो, कंसेंट तो ले लिया गया है, कंसेंट तो ले लिया गया है, लेकिन कंसेंट कैसे ऑब्टेन किया गया? ऑब्टेन किया गया है उसको या उसके किसी ऐसे पर्सन को जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जैसे फैमिली मेंबर या अदर पर्सन, कोई भी जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसको अंडर फियर ऑफ डेथ या हर्ट रख के वो कंसेंट लिया गया है। जाहिर सी बात है, ये भी फ्री कंसेंट की बात कर रहे हैं कि कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इस पॉइंट में, हम कंसेंट ले रहे हैं बट वो कंसेंट लिया गया है फियर ऑफ इंजुरी और डेथ करके। ये सारे पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, with their consent, when the man knows that he is not her husband and her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. जो मैन कंसेंट ले रहा है उसको पता है कि शी इज नॉट हिज वाइफ, बट फिर भी ये उसको बिलीव करवा के कि वही उसका पति है, उसका कंसेंट ले रहा है। फीमेल जो है कंसेंट क्यों दे रही है? क्योंकि शी इज अंडर बिलीव दैट ही इज हर हस्बैंड। ठीक है, लेकिन मैन को पता है और वो कंसेंट ले रहा है इस चीज को मैनिपुलेट करके। ऐसे कंसेंट को भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, चीजों को फ्रॉडली कंसेंट लेना इज नॉट फ्री कंसेंट। ठीक है, तो मेल को पता है, फीमेल बस कंसेंट दे रही है ये चीज मान करके कि वो लॉफुली वेडेड है उस पर्सन से, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो ऐसे कंसेंट को भी फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, वही बोल रहा है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट था। अब फिफ्थ पॉइंट, with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature.
देखिए वही बात कर रहा है कि कंसेंट लिया गया है विद हर कंसेंट, कंसेंट तो लिया गया है, लेकिन कैसे लिया गया है? एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट। देखिए जब वो कंसेंट दे रही थी, मतलब कि एट द टाइम व्हेन द फीमेल वाज गिविंग हर कंसेंट, उस समय वो किस स्टेट में थी? उस समय वो इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में थी, या उस समय वो अनसाउंडनेस के स्टेट में थी? उस समय वो कंसेंट दे रही थी। द टाइम एट व्हिच शी वाज गिविंग कंसेंट इज मटेरियल, इज इंपॉर्टेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर। देखिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर, चाहे वो खुद से एडमिनिस्टर किया हो या किसी और के थ्रू। एनी स्टूपिफाइंग, कोई भी मादक चीज, कोई भी मादक नशीली पदार्थ और अनहोलसम, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, जिससे वो क्या ऐसी मादक चीजें, ऐसी खराब चीजें, ऐसी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वैसी सबस्टांस है जिससे वो अपने एक्ट के नेचर कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए अब वो कैपेबल नहीं रही, जिससे वो फ्री कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं रही, कैपेबल नहीं रही। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस वही फ्री कंसेंट की बात ये भी कर रहा है कि फ्री कंसेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सी इज अंडर इंटॉक्सिकेशन और सी इज अंडर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और उस स्टेट में जिस समय वो कंसेंट दे रही थी तो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि किसी ने किसी को शादी के प्रॉमिस करके कंसेंट ली हो और बाद में वो अलग हो गए हो और केस चल रहा हो, तो कंसेंट मानी जाएगी लड़की की या नहीं, या फिर नहीं? देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस पहले से भी चल रहे होते हैं। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें on the false promise of marriage male demands to engage into the sexual activity। ओके, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि ऐसे कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। हाउएवर अभी जो है बीएनएस में इसको अलग से बना दिया गया, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है उसके लिए अलग सेक्शन बना दिया गया है, इसलिए रेप से अलग हो गया। रेप के लिए प्रोसिक्यूट नहीं होगा, जो आपने एग्जांपल दिया अब उस पर रेप के लिए प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। उस कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी रेप के लिए प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। उसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रही थी। एक्चुअली फीमेल वाज गिविंग फ्री कंसेंट, बिल्कुल रिचा, एक्चुअली फीमेल वाज गिविंग फ्री कंसेंट बट बिकॉज मैरिज नहीं हो पा रही थी तो केस फाइल हो जाते रेप के। तो कई सारे मिसयूज हो रहे थे, कई सारे केसेस में अलग अलग तरह के केसेस है। कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना हुआ है कि नहीं कंसेंट वाज फ्री। जिस समय भी सेक्सुअल एक्टिविटी की गई थी उस समय कंसेंट फ्री था, उसके एविडेंसेस मिलते हैं फ्री कंसेंट के, और नहीं होती है रेप के लिए प्रोसिक्यूशन। लेकिन ऐसे भी केसेस है जिसमें प्रोसिक्यूशन हुआ है, कन्विक्शन हुआ है, क्योंकि शादी के नाम पे प्रॉमिस करके सेक्सुअल एक्टिविटी की गई थी। लेकिन अब जो है बीएनएस में इस चीज को थोड़ी सी बेटर हो जाए, रेप के लिए ना प्रोसिक्यूशन हो तो अलग सेक्शन बना दिया गया है। ठीक है, ओके ओके, ताकि मिसयूज ना हो पाए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, without her consent when she is under 18 years of age। 18 साल से नीचे हो, 18 साल से नीचे हो तो विदाउट या विद हर कंसेंट, क्योंकि कंसेंट मैटर ही नहीं करता। कोई फीमेल माइनर है तो उसका कंसेंट मैटर नहीं करता। इस चीज का बहुत मिसयूज हुआ है। कुछ 5-6 महीने पहले की बात है, मोस्ट प्रोबेबली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर को ऐसे एप्लीकेशन लिखा हुआ था कि इस चीज को कंसीडर किया जाए ये 18 इयर्स को घटाने के लिए, क्योंकि 15, 16, 17 इस तरह के एज के गर्ल्स इज engaging into the sexual activity with her consent, but क्योंकि रेप के केसेस फाइल हो जाते हैं, कन्विक्शन हो जा रही है ऑफ यंग बॉयज की कन्विक्शन हो जा रही है, तो इसकी मिसयूज clear, it is clear that the activity was consensual, fully consensual, but because यहाँ पे लिखी हुई है 18 साल से नीचे की गर्ल को कंसेंट को प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला था इस 18 को 16 कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है 16-17-18 के बीच का, 16-17-18 के बीच का बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो इस प्रोविजन की वजह से झेल रहा है, रेप केसेस चल रहे हैं, क्योंकि उस एज के जो
यंगस्टर्स हैं, दे आर एंगेजिंग इन द सेक्सुअल एक्टिविटी विद कंसेंट, बट रेप केसेस फाइल हो जाते हैं अदर बाय फैमिली मेंबर्स और बाय गर्ल, और इसमें कोई डिफेंस नहीं ले सकता है क्योंकि गर्ल इज एक्चुअली बिलो 18, तो रेप केसेस चलते हैं। ठीक है, समझ में आई वाली बात? आईपीसी का 375 का जो स्पष्टीकरण 6 था उसमें तो 16 नहीं आता। हाँ तो अब 18 कर दी गई है ना, 18 कर दी गई है। और कम होना चाहिए तो बढ़ा देंगे। चलिए अरे नहीं, बढ़ा देंगे। ये जो भी लेजिस्लेशंस होती हैं, बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस या प्रोविजंस, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन हो गया जो लेजिस्लेशन बनती है किसी के फेवर में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज द बेनिफिशियल लेजिस्लेशन इन द फेवर ऑफ वीमेन। ये जो प्रोविजंस है, इट इज अ बेनिफिशियल प्रोविजन इन द फेवर ऑफ वीमेन। ठीक है, तो जो भी वल्नरेबल क्लास होते हैं सोसाइटी में, जो वल्नरेबल क्लास होते हैं उनके फेवर में बेनिफिशियल लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, बेनिफिशियल प्रोविजंस बनाए जाते हैं फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ओके, और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होते हैं वो भी यही कहते हैं कि जो भी वल्नरेबल क्लास है उनके फेवर में लेजिस्लेशंस बनाए जाए, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए स्पेशल इनएक्टमेंट्स किए जाए। तो ये सब प्रोविजंस उसी का आउटकम है। ये जो प्रोविजन है 16 से 18 कर देना और एक्ट्स बना देना, रेप के पनिशमेंट को इनहेंस करना और स्पेशल एक्ट्स बनाना, दीज आर बेनिफिशियल प्रोविजंस व्हिच आर मेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वल्नरेबल क्लास। तो जाहिर सी बात है इसके कई सारे रिपरकशंस भी आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, इसको खुद हाई कंसीडर किया था कि इससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अ मास ऑफ यंगस्टर्स, यंग बॉयज, उनकी जीवन बर्बाद हो रही है क्योंकि रेप के चार्जेस बहुत हीनियस होते हैं, रेप के चार्जेस बहुत हीनियस है, और इवन कम पनिशमेंट भी होगी तो भी कई सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। पनिशमेंट को भी बढ़ा दिया गया है, मिनिमम पनिशमेंट सेट कर दिया गया है, तो पनिशमेंट भी हार्श बना दिया गया है और इसको भी बढ़ा दिया गया है, 18 साल कर दिया गया है। तो इसमें कुछ बच नहीं पा रहा है और हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब लॉ है तो कन्विक्शन करना ही करना, इसलिए रिक्वेस्ट किया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कि इसको कंसिडर किया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट लिखा हुआ है when she is unable to consent, unable to communicate consent। अब कोई फीमेल अनेबल ही है कंसेंट कम्युनिकेट करने के लिए, आप प्रिज्यूम तो नहीं कर लेंगे ना उसका कंसेंट प्रिज्यूम नहीं कर लेंगे। अब कोई लड़की बोल नहीं है आप और तो कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो उससे अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कमिट करता है और बोलता है कि नहीं मैंने इसका कंसेंट मान लिया था, इन्होंने तो नहीं बोला था, तो कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप हाँ भी तो नहीं मान सकते ना, हाँ भी नहीं। तो ये आप नहीं बाद में बोल सकते कि ये कम्युनिकेशन गैप था तो मैंने हाँ मान लिया। कंसेंट को कभी भी प्रिज्यूम नहीं कर लेना है, साइलेंस से कंसेंट को कभी भी प्रिज्यूम नहीं कर लेना है। कंसेंट के लिए एक पॉजिटिव एक्ट आनी चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ वुमेन, पॉजिटिव, हाँ, जैसे कि यस बोलना दिखा रहा है कंसेंट, चुप रहना नहीं दिखा रहा है, और अंडर कॉन्शियस स्टेट यस बोलना कंसेंट दिखा रहा है। सब कॉन्शियस स्टेट में तो कुछ भी करना कंसेंट नहीं दिखा रहा है। सबको समझ में आया ये सारे पॉइंट्स सबको समझ में आया? ओके कृतिका, देखिए नंबर 4, विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट और हर हस्बैंड। देखिए कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हैं उस फीमेल से, और फीमेल जो मैन को पता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। मैं मान लीजिए मैं ही एक्यूज हूँ, मुझे पता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, बट कंसेंट कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन, वो कंसेंट इसलिए बस दे दी मुझे because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। उसको लग रहा है कि मैं कोई दूसरा हूँ जिससे वो शादी की हुई है। उसको नहीं पता था कि मैं वो पर्सन हूँ जिससे वो शादी नहीं की है। अंडर एनी काइंड ऑफ, देखिए सिचुएशन को इतना वाइड बनाया गया है, किसी भी तरह का मैं ऐसा धोखा दे दूं, मान लीजिए उसके पति का नाम क्या था, ओरिजिनल पति का नाम जो भी हो, मोहन नाम है उसके पति का। अब मैं किसी भी तरह से पर्सोनेट कर लूं कि मैं ही मोहन हूं, मैं खुद को इम्पर्सोनेट कर लूं कि मैं ही मोहन हूं, और फिर मैंने कंसेंट ले लिया फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि मैं मोहन नहीं हूं, उसने इसलिए कंसेंट दिया कि उसको लग रहा था ये मेरा पति मोहन ही है, अब मैं रेप के लिए लायबल हो जाऊंगा। समझ में आया आपको? अनुकूल कुमार मूवी को कोट कर रहे हैं, 1920 सेकेंड पार्ट में हुआ था।
अब 1920 का दूसरा पार्ट तो मैंने नहीं देखा हुआ है, 1920 बस मूवी देखी हुई है, तो डोंट नो। आपको समझ में आया कृतिका? हाँ, जैसे कि इम्पर्सोनेट कर लेना कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, जिस वे में भी मैं इम्पर्सोनेट करूँ, मुखौटा लगा के, झूठ बोल करके, जैसे भी जिससे भी मैं डिसेप्शन कर दूं, उसको बस फीमेल को ये लग रहा था कि ही इज माय हस्बैंड, मुझे पता था कि आई एम नॉट हर हस्बैंड, और मैं उसका हस्बैंड बन करके मैं इसका कंसेंट ले लूं। उसने कंसेंट तो दे दिया, बट इसको भी फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, और ये एक्ट भी रेप कहलाएगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? और किसी का? अभी तक जहां तक अभी तक जो हम लोग किए हैं उसमें किसी का कोई डाउट? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन को, और आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हुआ टिकट पे? 10:22। ओके 22। ओके, आइए एक्सप्लेनेशन वन देखिए। एक्सप्लेनेशन वन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वजाइना शैल इंक्लूड लेबिया मजोरा। इस सेक्शन के लिए जो वजाइना का डेफिनेशन था हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट में पेनिट्रेशन था इनटू द वजाइना, एनस, यूरेथ्रा और माउथ, बाकी में वजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस, ये तीनों टर्म बाकी में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो वजाइना का जो डेफिनेशन है उसमें लेबिया मजोरा भी आएगा, लेबिया मजोरा भी आएगा, ये बताया हुआ है। किसको डाउट है व्हाट इज लेबिया मजोरा? आप समझते हैं कि नहीं? नहीं सर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, या फिर पर्सनल बता दीजिएगा। इट इज द लेबिया मेजोरा, मेजोरा की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मेजोरा और माइनोरा होता है। मेजोरा इज द आउटर लार्जर फोल्ड ऑफ द स्किन व्हिच सराउंड्स द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, ये स्किन का वो आउटर एरिया होता है जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसके अराउंड का, ये आउटर लार्जर फोल्ड ऑफ स्किन होता है। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग ऑफ प्यूबर्टी these areas consist of the hairs, बट लेबिया ये मेजोरा हो गया, और माइनोरा होता है वो इनर होता है, ये जैसे मैंने लिखा आउटर लार्जर फोल्ड, वो इनर फोल्ड होता है ऑफ द स्किन होता है, एंड दैट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द हेयर्स। ये एक तरह से वाइड किया गया है डेफिनेशन ऑफ वजाइना को कि इट इज नॉट नीडेड दैट द पेनिट्रेशन शुड बी इनटू द वजाइना ओनली इफ द पेनिट्रेशन इनटू द एरिया ऑफ द लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मजोरा इज आउटर ऑर्गन, उसके it consists of inside labia minora। ओके, तो उससे भी ओके ठीक है, उसको भी हम पेनिट्रेशन से मानेंगे, उसमें भी रेप कंस्टिट्यूट होगी, उसको भी ये नहीं क्लेम कोई करेगा कि पेनिट्रेशन वाज नॉट एक्चुअली अकर। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं है, मैं बार बार बोला हुआ हूँ, एम्बिग्यूटी ना आए, कोई डिफेंस इस तरह के क्लेम ना कर पाए, इसलिए सारे चीजों को इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, इतने वाइड डेफिनेशन बनाए गए हैं। ये भी आप जान जाइए कि फीमेल का ट्रेस ना मिलना ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं है रेप ऑफेंस को कंस्टिट्यूट होने के लिए या ना होने के लिए। जो नॉन लीगल पर्संस होते हैं, लेमैन्स होते हैं, दे आर हाईली कंसर्न्ड अबाउट ऑफ द फीमेल के वजाइना में, बट एब्सेंस होना ये कहीं से ना दिखाता हो कि रेप कंस्टिट्यूट नहीं हुआ हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन पेनिट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, कंप्लीट पेनिट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, even complete penetration is not necessary and penetration into the area of labia majora also constitute rape। तो डेफिनेशन इतनी वाइड है कि कहीं से भी उसकी जरूरत नहीं है। हाउएवर उसका रिलेवेंस बस उसमें हो सकता है कि एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करने में, डीएनए के थ्रू एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करने में अपना रोल प्ले कर सकता है, बट उसका सिग्निफिकेंस इसमें कहीं नहीं है कि रेप कंस्टिट्यूट हुआ कि नहीं। ओके, एज ए लीगल पर्सन आप सबको ये पता होनी चाहिए कि उसका कोई रिलेवेंस नहीं है।
अगला explanation 2, consent means unequivocal। अनइक्विवोकल का क्या मतलब होता है, बताए कोई जल्दी। अनइक्विवोकल का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा। अनक्लियर सर। बिल्कुल बिल्कुल संभवी। देखिए लिखा हुआ है कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। ओके रीचा, सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। क्या मतलब, कंसेंट को एक तरह से मतलब बताया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो एक तरह से कंसेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कंसेंट होना चाहिए वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। दैट मस्ट बी क्लियर, दैट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस, दैट मस्ट बी अनएम्बिगुअस। क्या लिखा आपने, स्पष्ट रूप से। बिल्कुल सही कृति मिश्रा, बिल्कुल सही। स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, जो कंसेंट होनी चाहिए वो स्पष्ट रूप से, ये डाउट नहीं आ जानी चाहिए, ये डाउट नहीं आनी चाहिए कि वो कंसेंट था कि नहीं, वीमेन एग्रीड थी कि नहीं। ये डाउट आ गया तब तो हो गया, डाउट आ गया, केस फाइल हुई है तब तो एब्सेंस ऑफ कंसेंट प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। पढ़ते हैं ना आप ना, रेप के केसेस में if is saying that the act was without her consent, then the court will presume that the sexual activity was without her consent, and it is the onus of the perpetrator to prove that the activity was done with the consent of the women। ठीक है, तो जहां विदाउट हर कंसेंट हुआ ऑन द पार्ट ऑफ वीमेन, किसी केस में हो गया, मान लिया जाएगा विदाउट हर कंसेंट की है, सब कुछ आपको प्रूफ करना होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि कंसेंट जो होती है वो अनइक्विवोकल होनी चाहिए, वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि कंसेंट था या नहीं था। ठीक है, था या नहीं था में नहीं हो गया, वो रहना ही चाहिए स्पष्ट रूप से। उसके बाद लिखा हुआ है वॉलंटरी एग्रीमेंट। वॉलंटरी एग्रीमेंट का मतलब हम समझ चुके हैं कई बार, क्या कर रहा है वॉलंटरी एग्रीमेंट, मतलब वॉलंटरली वो कंसेंट दी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं वो कंसेंट को आपने ऑब्टेन किया है किसी भी अनफेयर मीन से। ओके, अब है बाय when the women by word gestures or any form of verbal और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे वो कंसेंट किस चीज से दे रही हो, वर्ड से दे रही हो, जेस्चर से दे रही हो, हाव भाव से। वर्बल का मतलब बोलकर, यस कहना, यस कहना, यस कहना दिखाता है वर्बल कम्युनिकेशन से कंसेंट दे रहे हैं। ठीक है, यस कहना दिखा रहा है वर्बल कम्युनिकेशन से कंसेंट दे रहे हैं। नॉन वर्बल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई एग्जांपल नॉन वर्बल का। मान लीजिए वर्बली यस ना कहा गया, बट बॉडी लैंग्वेज से लिखा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज से आपने बॉडी लैंग्वेज से अपना जेस्चर से मान लीजिए, या किसी भी अदर फॉर्म में, किसी भी अदर फॉर्म में, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। देखिए बात एक है कि आप कंसेंट इंश्योर कर लीजिए, आपको मन है कंसेंट इंश्योर करने का कीजिए, लेकिन जिससे भी आप किए हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल, दैट मस्ट बी क्लियर, दैट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस, वो क्लियर होनी चाहिए, यस नो वाली बात ही नहीं आनी चाहिए। इफ इट इज क्लियर देन ओके। ओके ठीक है, नॉन वर्बल शायद किसी भी रूप में कंसेंट को कन्वे किया जा सकता है। बोल रहा है कंसेंट कम्युनिकेट कैसे हो सकती है, वर्ड से, जेस्चर से, वर्बल से बोल करके, नॉन वर्बल से, जेस्चर से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, या किसी भी फॉर्म में, बस वो क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट लिखा हुआ है। जो आप कंसेंट दे रहे हैं, जिस एक्ट के लिए आप विलिंगनेस दिखा रहे हैं, वो
किसी स्पेसिफिक FIC, ठीक है, स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ ये नहीं कि किसी और एक्ट के लिए आपने कंसेंट दिया था और आपको अभी प्रिज्यूम कर लिया जाए। आपने किसी दूसरे दिन किसी एक्ट के लिए कंसेंट दिया था तो आज भी नहीं ना प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। ये स्पेसिफिक का मतलब दैट एक्ट व्हिच इज इन क्वेश्चन। अब रेप का केस फाइल हुआ है, जिस पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए, वो मैटर करता है ना कि उस पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए आपने कंसेंट दिया था कि नहीं। आप ये नहीं बोलेंगे ना कि पिछले बुधवार को कंसेंट दिया गया था, वो फ्री कंसेंट था तो मैंने आज भी मान लिया। नहीं, उस पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए, उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कंसेंट होना चाहिए। दैट स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट व्हिच इज इन द क्वेश्चन इन द पर्टिकुलर केस। किसी और इंस्टांस से, किसी और एक्ट में कंसेंट नहीं मान लेंगे। इसका ये एंगल हो गया। दूसरा एक एंगल ये हो गया कि मान लीजिए आपने कंसेंट दिया, मान लीजिए किसिंग के लिए, किसी गर्ल ने किसिंग के लिए कंसेंट दिया, किसिंग किसी गर्ल ने किसिंग के लिए कंसेंट दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फर कर लिया जाएगा कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट दे दिया। Consent दिया गया for the act of kissing, it does not infer that the girl has given consent for the act of sexual activity. ये inference ये सब नहीं ड्रॉ करना है, inference नहीं ड्रॉ करना है। देखिए कंसेंट को कितना स्ट्रिक्ट रूप में माना जा रहा है। कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी ही चाहिए। आप जो है कंसेंट की बात हो रही है उस पार्टिकुलर एक्ट के लिए, उस पार्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट के लिए विच इज इन द क्वेश्चन, और वो किसी और अब एक्ट के लिए कंसेंट आपको मिला था फ्री, तो उससे किसी और एक्ट में नहीं मानेंगे। या फॉर किसिंग कंसेंट है तो फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं मानेंगे। वो जो कंसेंट है जिसकी बात आप कर रहे हैं, दैट मस्ट बी फॉर दैट पार्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी व्हिच इज इन द क्वेश्चन। अगर उसके लिए कंसेंट है तब ठीक है, तब फ्री कंसेंट मान रहे हैं, लेकिन किसी और का कंसेंट इसमें नहीं माना जाएगा। समझ में आई वाली बात आप सबको? थम्स अप कीजिए अगर समझ में आई तो। चलिए आ गई तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं रह रहा है ना अभी भी प्रोविजन में? हम पूरी डिटेल में आज प्रोविजन ही बस डिस्कस करनी है, और बाकी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये प्रोविजन अब खत्म होने के बाद केस लॉज, पनिशमेंट्स, अदर एसोसिएटेड चीजें, कुछ और चीजें हैं जो बेयर एक्ट में नहीं है बट जुडिशरी ने लेट डाउन किया हुआ है, वो सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कम से कम बेयर एक्ट का प्रोविजन तो अच्छे से क्लियर हो जाए, उससे एसोसिएटेड चीजें, इसमें सारे टर्म्स का मतलब है ना। अब एक्सप्लेनेशन 2 में ऐसा नहीं किया स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट लिखा हुआ है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मैंने बताया कि क्या रेलेवेंस है। सारे जो टर्म्स होते हैं वो अपनी रेलेवेंस रखते हैं। ओके, जब क्वेश्चंस में आ जाते हैं तब पता चलता है कि, जब किसी केस में आते हैं क्वेश्चन में तब पता चलता है कि उसका ये मतलब था, उसका ये मतलब था। कोई इन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना है किसी कंसेंट से किसी दूसरे एक्ट में कंसेंट। आइए, प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट who does not physically register to the act of penetration shall not by the reason of only of that fact be regarded to the sexual activity। ये बात हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जो प्रोविजन में लिखा हुआ है मैंने पहले ही बताया हुआ है कि just because female is to engage into the particular sexual activity, it does not means, इससे ये नहीं करना है कि उसने कंसेंट दे दिया हुआ है, उसने कंसेंट दे दिया हुआ है। नॉन रेजिस्टेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू कंसेंट। ओके, इसको कोई डाउट है इसमें? नॉन रेजिस्टेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू कंसेंट। ओके, no presumption of consent for non-resistance या on the ground of lack of resistance। अगर lack of resistance है उसके बाद आप लोग उससे आप क्या नहीं कर सकते, उससे कंसेंट नहीं इन्फर कर सकते हैं, कंसेंट प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बातें हम लोग ने पहले डिस्कस सब कुछ कर चुका है, उसी को प्रोविजन में लिखा हुआ है
कि कंसेंट, कहाँ का एक्सप्लेनेशन 2 लिखा हुआ था ना, कंसेंट को मतलब बताया हुआ था, कंसेंट का मतलब बताया हुआ था। अब एक्सप्लेन कर दिया कि रजिस्टर नहीं कर रही है फीमेल रजिस्टर नहीं कर रही है, इसका मतलब आप ये नहीं इन्फर कर सकते कि उसने कंसेंट दे दिया हुआ है। एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं जरूरी है फ्री कंसेंट के लिए, रेजिस्टेंस हो सकता है ना हो, फिर भी फ्री कंसेंट नहीं होगा। ओके, कंसेंट इज अ वाइडर टर्म जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है कि फ्री कंसेंट है कि नहीं। आप जो है रेजिस्टेंस का जो एब्सेंस है वो तो आप गेन कर सकते हैं ना कई सारी चीजों से। आप फियर में रख करके रेजिस्टेंस का एब्सेंस को गेन कर सकते हैं कि फियर में रख दिया था वो रेजिस्ट नहीं करेगी, आपने इंटॉक्सिकेट कर दिया था वो रेजिस्ट नहीं करेगी। तो ये तो आपके हाथ में ये गेन कर सकते हैं अनफेयर मींस का यूज करके, इससे कंसेंट का भी नहीं इन्फर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन 1, 2 एक्सेप्शन दिया हुआ है। पहला एक्सेप्शन 1 लिखा हुआ है, a medical procedure or intervention shall not constitute rape। एक मेडिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशन जो है वो रेप को नहीं कंस्टिट्यूट करता है। रेप को मान लीजिए कोई किसी बीमारी के लिए इलाज चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन हुआ है, किसी का एबॉर्शन हुआ है, एंड फॉर उसके ट्रीटमेंट के लिए एनी हाउ पेनिट्रेशन हो रही है, इंसर्शन हो रही है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हो रही है, एनी मेडिकल टूल्स हो रही है, उसको हम रेप नहीं मानेंगे। इसलिए इसको एक्सेप्शन में दिया हुआ है कि मेडिकल प्रोसीजर का फॉलो किया जाना। मान लीजिए चाइल्ड बर्थ के समय में इंटरवेंशन होती है इनटू द जेनिटल पार्ट्स ऑफ द वीमेन, सबको हम रेप नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्शन होता है। ओके, एक्सेप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, sexual intercourse or sexual act by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age, is not rape। अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, सेक्सुअल एक्टिविटी करना एक मैन के द्वारा अपनी वाइफ के साथ, और वाइफ का एज 18 साल से कम नहीं हो, नॉट बीइंग अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, वो रेप नहीं होगा। मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है इंडिया में अभी तक। किसी को कोई पता है कोई देश जिसमें मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया गया है? इफ यू आर अवेयर ऑफ एनी कंट्री इन दिस मैरिटल रेप इज कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस। आईपीसी में 16 साल था सर। हाँ, वो 16 साल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको 18 बना दिया था बहुत पहले। इन द केस Court versus Union of India, Supreme Court has held that the 16 years, the term 16 years used in the exception number 2, उसको shall be read as, उसको 18 साल पढ़ा जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, तो आईपीसी में भी 18 ही था, 16 लिखा हुआ था, उसको अमेंड नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 16 को 18 पढ़ा जाना चाहिए, 18 ही होगा। ठीक है, लिखे दुबे। यस सर, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, इस वजह से ध्यान है। ओके, वो भी लिखाने को 16 लिखा हुआ था लेकिन 18 हो गया था, और यहाँ पे तो 18 लिख ही दिया गया है ना, क्योंकि नहीं बनी हुई है। किसी को पता है कोई कंट्री जिसमें मैरिटल रेप को एज एन ऑफेंस कंसीडर किया जाता है? नोबडी इज अवेयर? यस अग्रवाल। नहीं सर, अभी ऐसा कोई केस याद नहीं आ रहा है। वैसे पढ़े हैं केस इसके रिलेटेड, बट अभी मैंने पूछ रहा हूँ, एक कंट्री पूछ रहा हूँ जिसमें मैरिटल रेप को एज एन ऑफेंस माना जाता है। कनाडा। ठीक है, ओके। चलिए, ये एक्सेप्शंस हो गए। केस लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेक्शन हम लोग पूरा पढ़ लिए, समझ में आया सबको पूरा प्रोविजन? किसी को कोई डाउट है? अभी भी कुछ नया सीखने को मिला रेप के प्रोविजन? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब नए पॉइंट मिले। सर ये कह रहे थे आफ्टर डेथ और बिफोर डेथ रेप में अंतर क्या है? देखिए, वो भी मैं बता दूंगा, वो भी डिस्कस करना है। वही मैं बोल रहा हूँ कि कई सारी चीज डिस्कस करना है। आफ्टर डेथ रेप नहीं होती है। किसी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने को रेप नहीं कहा जा सकता है। ये इंडियन कोर्ट्स ने ऑलरेडी हेल्ड कर दिया हुआ है। इस पे केस हुई थी, कोर्ट ने बोला था कि रेप एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के साथ हो सकती है। आफ्टर द डेथ आप रेप नहीं कर सकते। एक केस हुई थी कर्नाटका में,
जिसमें पहले पहले मर्डर हुई थी, देन रेप हुई थी, पहले मर्डर फिर रेप। तो यही था कि रेप के लिए भी कन्विक्ट हो गए या बस मर्डर के लिए? मर्डर के लिए कन्विक्शन तो होगा, लेकिन क्या रेप के लिए भी कन्विक्शन होगी? कोर्ट ने बोला नहीं, मर्डर के बाद रेप हुई है तो रेप के लिए कन्विक्शन नहीं हुई थी। ये क्लियर था कि मर्डर के बाद रेप हुई थी। कोर्ट ने बोला कि रेप जो होगा वो लिविंग ह्यूमन बीइंग का ही हो सकता है। जो डेफिनेशन ऑफ रेप है हमारा इंडिया में, बीएनएस में, पहले आईपीसी में, उससे ये कहीं नहीं पता चलता है कि एक डेड बॉडी का भी रेप हो सकता है। इसलिए एक डेड बॉडी के इंटीग्रिटी के साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो करना रेप नहीं माना जाएगा। इस पे हम लोग इस केस को कल नेक्स्ट जो भी क्लास है कल नहीं होगा, अब संडे को हम लोग का क्लास होगा, ठीक है? कल नहीं होगा, संडे को होगा। कल सैटरडे है ना, आप लोग इस संडे को दिन में अपने, आप लोग तो फ्री रहते हैं दिन में, अपने काम कर लीजिएगा। रात में ही होगा, जब भी आप लोग बोलेंगे हो सकता है, क्योंकि कल बस नहीं होगा, कल के ही बदले में संडे को होगा। तो उस दिन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं होगा डीके दुबे, डेड बॉडी के साथ रेप नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है। और कोई अभी प्रोविजन में रेप के जो हमने देखा, किसी एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, किसी क्लॉज में, सब क्लॉज में, किसी को प्रॉब्लम या अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इसमें रेप कंस्टिट्यूट हो सकती है, अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, मैनिपुलेशन, पेनिट्रेशन, इंसर्शन, एप्लीकेशन ऑफ माउथ, किसी भी चीज में किसी को डाउट? समझ में आया सबको? यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं है आप लोग को? ठीक है, फिर आप लोग पढ़िएगा इसको, जो मैंने मर्डर पे और किडनैपिंग पे भेजा है आज नोट्स, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से उसको, ताकि कोई डाउट वगैरह हो तो आप उसके बाद ही पूछ लीजिए। ऐसा नहीं कि क्लास ओवर हो गया तब उस टॉपिक का डाउट ना पूछिए, उस पर भी अगर डाउट है तो पूछा कीजिए। और वो कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे तब आएगा। सर गुड नाइट। हम लोग, मैं बताऊंगा कल डिटेल में, ठीक है? उस पे कोर्ट ने बोला हुआ है कि इसके लिए लेजिस्लेशन बनाइए अलग से, उसको एनी हाउ पनिश तो थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा कोई ऑफेंस बन ही नहीं पा रहा है। कोर्ट ने सजेस्ट किया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया कि इसको कंसीडर किया जाए लेजिस्लेचर द्वारा, क्योंकि ये बहुत ऐसे इंस्टांसेस आ गए हैं, ऐसे इंस्टांसेस बहुत मिल गए हुए हैं, तो उस पे लॉ बनाने के लिए कोर्ट ने बोला हुआ है, ताकि एक सब्सटेंटिव ऑफेंस बने जो पर्टिकुलरली इसी पर्पस के लिए हो। इस पर्पस के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है जो इस चीज को एक्सप्रेसली डील कर रहा हो। अब हम डेड बॉडी के साथ अनडिग्निफाइड मैनर में पेश आने के लिए हमको पनिश कर दिया जा रहा है, तो भी कोई, लेकिन वो इनफ नहीं है ना इस ऑफेंस के लिए। इसके लिए ज्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए। डेड बॉडी के साथ रेप करने के लिए पनिशमेंट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमें पनिशमेंट हो जाती है कि अनडिग्निफाइड मैनर में ट्रीट करना एक डेड बॉडी के साथ, जो कि कम पनिशमेंट है उसका। तो इसीलिए कोर्ट्स ने बोला हुआ है कि इसके लिए अलग से लेजिस्लेशन बनाई जाए जो इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। हम लोग डिस्कस करेंगे कल डिटेल में, कल नहीं संडे को रिचर्चा, ठीक है? ठीक है, ओके। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आप लोग जा सकते हैं, या पूछिए कोई भी डाउट क्वेश्चन हो, लीगल, नॉन लीगल। गुड नाइट। चंदा, चंदा, अनलीगल मतलब कुछ भी? हाँ सर, ये रिसर्च मेथोलॉजी का कोई बुक बताइएगा, या कोई सीएलए सीएलपी हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको बुक क्यों चाहिए? आपके सेमेस्टर में इसलिए बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, एलएलएम में फर्स्ट सेमेस्टर में ही डाल दिया अरे गया। आप टेंशन मत लीजिए, मटेरियल भेज देंगे आपको, ऊपर लीजिएगा, हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। क्या सिलेबस, आप सिलेबस भेज दे एक बार, ठीक है? सबके लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है एलएलएम को। एलएलएम को उतना सीरियस मत, पढ़ाई अपना दूसरा वाला चलते रहिए। एलएलएम अब हो गया, एडमिशन तब हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत कॉलेज रहिए। के लिए डंडा कर दिया 70% कंपल्सरी। हाँ, आप वो सिलेबस भेज दीजिएगा, आपको मटेरियल दे देंगे, लो वो पढ़ के दे दीजिएगा, एग्जाम हो जाएगा। और अच्छा मटेरियल एलएलएम वाला जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है दे दीजिएगा। उसके लिए आप किताब खरीदना एलएलएम के लिए ये नहीं चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए किताब पढ़ना। आगे भी तो काम आता है ये।
हाँ कृतिका एआईबी के लिए क्या ही प्रिपेयर करना है, वो तो आप लोग ऐसे ही ब्रिलियंट है, ऐसे ही हो जाएगा एआईबी। देखिए एआईबी के लिए कोई प्रिपरेशन मत कीजिए, मतलब क्या ही कहा जाए, उसमें तो मेरा भी लेकर जाना होता है, ना भी लेकर के जाए तो भी हो जाएगा। उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल। जैसे पिछली बार बेयरक बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बस उनको सोचना है ना एआईबी के बारे में जो कभी पढ़े ही नहीं, कभी लॉ स्कूल में पढ़े नहीं, जिनको बेयरक में बोल दिया जाए कि इस जंक्शन कहाँ है तो घूम नहीं पाए जंक्शन, पता होते हुए भी कि हाँ किधर होना चाहिए, उनको दिक्कत है। बाकी किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कुछ मत कीजिए एआईबी के लिए, हम नहीं कहेंगे, वो हो जाएगा ऐसे ही। लास्ट 2-3 दिन बचेगा ना, लास्ट 2-3 दिन बचेगा तो फिर बता देंगे आपको कि कुछ देख लेना है, ओवरव्यू उससे हो जाएगा। पहले से करने का कोई मतलब नहीं है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको जुडिशरी वगैरह में हेल्प नहीं मिलने वाला है, उसमें लगना टाइम वेस्ट है, वो आप बिना पढ़े निकाल लेंगे, उसमें बस पासिंग मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 98 लाए तो आपको नंबर मिलेगा लिख करके, जो 46 लाए वो भी पास लिखता है, जो 88 लाए वो भी पास लिखता है, नंबर भी नहीं बताता है किसको कितना नंबर आया। तो 45 लाना 100 में इज वेरी इजी, और मतलब बहुत आसान है, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है कृतिका, उसका टेंशन मत लीजिए, आप अपने दूसरा जो भी पढ़ाई कर रही है अपना जुडिशरी के लिए एपीयू के लिए वही करते रहिए, एआईबी के बारे में सोचिए, बस फॉर्म डाल दीजिए, एग्जाम दे देना है। ओके, वो लोग कोर्स चला लेते हैं, डराते हैं और आते हैं, उस तरह का कुछ है ही नहीं, उस तरह का डरने वाला एआईबी के एग्जाम के लिए। वो आपको लास्ट कुछ दिन बता रहेगा ना, तो बता दिया जाएगा कि उस समय क्या क्या कुछ देख लेना है, वैसे वो तो भी कोई चांस नहीं है कि आप लोग में से कोई भी उसमें फेल हो जाए या ना निकल पाए 45 मार्क्स। वो इतने लोग तो फेल होते हैं ना, आजकल क्या सीन है, इंडिया में इतने लॉ कॉलेजेस खुल गए हुए हैं, इतने लॉ कॉलेजेस आ गए हुए हैं कि बहुत सारे लॉ कॉलेजेस जहाँ बिना कोई क्लास किए पास हो जाते हैं, और बिल्कुल बेसिक आइडिया नहीं होता है। उस एज कुछ लोग 40-50 साल होने के बाद लॉ कर रहे होते हैं, एडमिशन ले लिए बस लॉ कर लिए, वो लोग फेल ही होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, चीटिंग करने भी नहीं आता है, पता है ही नहीं कि हाँ रिट कहाँ है, तो खोज कहाँ पाएंगे कि रिट कहाँ है। तो 40-50 क्वेश्चन तो बेयर एक्ट से डायरेक्ट होते हैं, बेयर एक्ट से ही कि आपको ढूंढ लेना है, बस लिख देना है, ढूंढ लेना है, लिख देना है। और इलाहाबाद में सेंटर दे दीजिएगा तो मोबाइल लेकर जाकर भी लिख सकते हैं। इलाहाबाद में एआईबी का सेंटर देके आप मोबाइल अंदर ले जाकर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रखना, गूगल करके। और जगह पे इतना नहीं है, पटना में भी इतना नहीं है, लेकिन वहां भी थोड़ी बहुत है, लेकिन इलाहाबाद में तो बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो ठीक है। कृतिका कोई टेंशन तो नहीं है, एआईबी के लिए टेंशन मत लीजिए बिल्कुल।